चलो जी, नेक्स्ट चैप्टर लिखो आप लोग। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो आप लोगों को याद है, मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है, 10th में भी पढ़ाया था, 11th में भी मैंने सेट्स में बताया था। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर्स को हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में जब बांटते हैं उसे क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। मैंने आपको 10th में कुछ ऐसा बताया था कि यहां पे आता है रियल नंबर। रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। रियल नंबर के नीचे दो आते हैं, रैशनल जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, और आता है इरैशनल जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? टी से डिनोट करते हैं। रैशनल के नीचे और क्या आता है? इंटीजर्स जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। इसके नीचे क्या आता है? होल नंबर, इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और इसके नीचे आता है नेचुरल नंबर जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। अच्छा, अगर ये रियल नंबर है तो इसके बराबर में होगा इमेजिनरी नंबर। क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और ये दोनों के दोनों ये एक ग्रुप में लाया करते हैं जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले तो आप ये समझ लो, कॉम्प्लेक्स नंबर नंबरों में सबसे बड़ा ग्रुप है, ये पहले समझ लो। होता क्या है अभी बताऊंगा, पर नंबरों में जो सबसे ऊंचाई पर खड़ा है, ठीक है, जिसके अंदर सारे नंबर आते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ आगे बात? यानी अगर कोई तुमसे पूछे क्या नेचुरल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल है। क्या रैशनल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल है। दुनिया में जितने भी नंबर है, ठीक है, जितने भी नंबर है सब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है। अब आती है बात, आपने इन सब के बारे में मैंने पढ़ाया भी था 10th में, सब बता रखा डिटेल में कि इन सब के बारे में एक एक करके सारा बता रखा, ठीक है ना। लेकिन अब आता है आपके पास दो नई चीज आई है, एक आया इमेजिनरी नंबर, एक आया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले हम डिफाइन करेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है, और फिर डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। यहां तक क्लियर है सबको? बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की। देखो सबसे पहले ना हमें यह समझना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, मैंने कहा रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसका मतलब क्या है? मीनिंग। मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, मीनिंग पूछ रहा हूं। इसका मतलब है एक ऐसा नंबर बताओ जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करके 4 आता है। ऐसा नंबर जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करके आता है 4। तो ऐसे दो नंबर है, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करो तब भी 4 आएगा, और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करो तब भी क्या आएगा? 4 आएगा। यानी इसके स्क्वायर रूट के दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, 2 एंड -2। समझ आया? स्क्वायर रूट का मतलब समझ आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 9 आएगा, इसका क्या मतलब है? एक ऐसा नंबर बताओ जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करके 9 आएगा, तो 3 हो गया या फिर -3। लेकिन अगर मैं आपको दे दूं रूट ऑफ -4, इसका मतलब है ऐसा नंबर बताओ जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करने पे -4 आएगा। ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता, ठीक है? नहीं, गलत नहीं हुआ। देखो नहीं, मैंने ये कहा था वो रियल नहीं होते। मैंने आपको बताया था व्हाट आर रियल नंबर्स। मैंने कहा था एक्सेप्ट रूट के अंदर नेगेटिव, ठीक है, और अपॉन में 0, वो जो होते हैं रियल नंबर को उनको छोड़ के रियल नंबर होते हैं। पर ये थोड़ा ना कहा था वो क्या होते हैं, ठीक है ना? सबको बात समझ आ गई? अब हम आज ये चर्चा कर रहे हैं कि ये क्या है। रूट के अंदर जब नेगेटिव आ जाए तो जो अभी तक की हमारी नॉलेज है, अभी तक हमारी जो जानकारी है, जो अभी तक हमने पढ़ाई कर रखी, उसके अनुसार हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। पर ऐसा नहीं है इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, कभी निकाल सकते हैं, वही तो पढ़ने जा रहे हैं हम अब। समझ आ गई बात? अब तक की जो नॉलेज थी उसने हमें नहीं बताया कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, तो इसको बनाया गया नए सिरे से कि भाई इसकी वैल्यू कैसे निकाले, क्यों निकाले। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व कर रहे थे ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक फॉर्मूला बनाया था, याद है ना? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हर तरह के रूट्स निकल सकते थे, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे पॉइंट्स में हो, कुछ भी हो निकल जाते थे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सारे नहीं होते, पता है ना, लेकिन इस फॉर्मूले से सारे हो जाते हैं, ठीक है ना? तो क्या हुआ, क्यूबिक जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वैसे क्यूबिक का भी कोई फॉर्मूला बनाना चाह रहे थे मैथमेटिशियन। तो जब वो मैथमेटिशियन बना रहे थे, क्यूबिक का कोई फॉर्मूला बनाना चाह रहे थे, ऐसा कोई फॉर्मूला बनाना चाह रहे थे जिससे सारी वैल्यूज निकल सके। तो बनाते बनाते उनको एक समस्या आई, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, ठीक है ना? क्यूबिक का जब वो फॉर्मूला बना रहे थे तब करते करते उनको ये समस्या आई, और तब उन्होंने कहा इसकी वैल्यू क्या होगी। तब उन्हें दिक्कत हुई पहली बार, ठीक है? तब उन्होंने एक नई ब्रांच बना दी, कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ आ गई? तब उनको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ गया, इसको नए नजरिए से सोचना पड़ गया। ये सब पहले से एग्जिस्ट तो करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है सबको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आ गई बात? ठीक है ना? तो रूट के अंदर नेगेटिव जब भी आएगा तो उसे क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर्स। समझ आ गई बात? तो लिखो पहले,
लिखो, ये लिखो, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। और सबको समझ में आ गया इमेजिनरी नंबर बोल क्यों रहे से? सबको क्लियर है इमेजिनरी नंबर क्यों बोल रहे हैं? अब यहां पे सुन लो जरा ध्यान से, देखो अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज 90 डिग्री, तो आप बोलोगे 90 टाइम्स ऑफ 1 डिग्री, मैंने पहले ही बताया। अगर मैं बोलूं व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय 100 रुपीज, तो आप बोलोगे 100 टाइम्स ऑफ 1 रुपी। समझ आ गई बात? हर चीज को 1 की फॉर्म में बताते हैं, यूनिट की फॉर्म में बताते हैं, याद है? ठीक है, यूनिटरी मेथड, यूनिट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने क्या किया, इमेजिनरी नंबर में भी एक यूनिट इमेजिनरी नंबर बनाया। क्या बनाया? यूनिट इमेजिनरी नंबर। किसको बनाया यूनिट इमेजिनरी नंबर? रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड यूनिट इमेजिनरी नंबर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिट इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। एंड इज डिनोटेड बाय आई। इसको पढ़ते हैं आयोटा। ये जो आई है इसको क्या पढ़ते हैं? आयोटा। आयोटा का ग्रीक मीनिंग होता है इमेजिनरी। आयोटा का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी। जैसे मैं बोलता हूं ना, जैसे मैं बोलता हूं, किसी ने बोला कुछ ऐसी बात बोली, अजीब सी बात बोल दी, असंभव सी बात बोल दी, हमने कहा हाँ हाँ सपने में, ठीक है ना? तो यानी कि आपकी बात में सच्चाई है। कितनी सच्चाई है? आयोटा भर सच्चाई है। आयोटा भर सच्चाई यानी इमेजिनरी सच्चाई जो है वो इमेजिनरी है आपकी। समझ आ गई बात? ठीक है, तो आयोटा का मतलब क्या हो गया? आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी। तो रूट ऑफ -1 क्या होता है? यूनिट इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? आयोटा से। समझ आ गई बात? दैट इज रूट -1 को हम लोग आपसे क्या कहेंगे? आयोटा कहेंगे। बात समझ आ गई? रूट -1 इतना कॉम्प्लिकेटेड कौन लिखेगा? इसकी जगह पे हमने क्या नाम बोलना शुरू कर दिया? आयोटा बोलना शुरू कर दिया, आई से नोट करना शुरू कर दिया। बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई, रूट -1 को आयोटा कह दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूं मैं। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो हमारे पास आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। सही बात है? ये हमारे पास सेकंड इंफॉर्मेशन आ गई। मतलब रूट -1 को क्या कहेंगे? आयोटा। आयोटा को रूट -1 कम ही लिखते हैं, नहीं लिखते हम लोग, होता तो वही है पर नहीं लिखते, क्योंकि इसको लिखना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको लिखना आसान है ना? इसमें रूट लगाओ, माइनस लगाओ, 1 लगाओ, 2-3 चीजें करनी है, इसमें एक ही चीज करनी है, आई लिखना है। तो इसके बदले में हम ये लिखते हैं आइटा स्क्वायर। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ठीक है, नाउ हमने आइटा क्यूब की वैल्यू भी निकाली। आइटा क्यूब की वैल्यू इसको लिखेंगे आइटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आइटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो माइनस आयोटा आ गया, यानी आइटा क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस आयोटा। बताओ जी, बात समझ आ गई? फिर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया दोबारा से, स्क्वायरिंग सेकंड, इसको स्क्वायर कर दिया तो आइटा की पावर 4 कितना आ गया? 1। आइटा की पावर 4 कितना आ गया? 1। अब हमारे पास 4 इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी है। कौन सी 4 इंफॉर्मेशन सामने आई है? एक तो जो रूट -1 होता है ये आयोटा होता है, ठीक है। आइटा स्क्वायर जो होता है ये -1 होता है। आइटा क्यूब जो होता है ये माइनस आयोटा होता है। और आइटा की पावर 4 कितना होता है? 1। ठीक है, अब जरा देखो आइटा की पावर 5 कितना है? आइटा की पावर 4 इंटू आइटा लिख देंगे। मैंने आइटा की पावर 4 में क्यों ब्रेक किया? क्योंकि इन सब में सबसे आसान वैल्यू आइटा की पावर 4 की है। आइटा की पावर 4 की वैल्यू क्या है? 1। तो ये जगह 1 इंटू आयोटा, तो आइटा की पावर 5 की वैल्यू क्या आ गई? आयोटा। आइटा की पावर 6, इसको लिखता हूं आइटा की पावर 4 आइटा स्क्वायर। आइटा की पावर 4 क्या हो जाएगा? 1। और आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। तो 1 इंटू -1 क्या आ जाएगा? -1। समझ आ रही बात? आइटा की पावर 7, आइटा की पावर 7 क्या हो जाएगा? आइटा की पावर 4 आइटा का क्यूब। आइटा की पावर 4 क्या हो जाएगा? 1। और आइटा क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा इंटू 1, तो माइनस आयोटा। आइटा की पावर 8, आइटा की पावर 8 हो जाएगा आइटा की पावर 4 का स्क्वायर। आइटा की पावर 4 कितना हो जाएगा? 1। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। देखो यही वैल्यू वो नहीं आ गई दोबारा आइटा आ गया, -1 आ गया, माइनस आइटा आ गया, 1 आ गया, है ना? है ना? ठीक है, फिर अगर बात करूं आइटा की पावर 9 की, तो आइटा की पावर 4 का स्क्वायर। आइटा की पावर 4 में क्यों ब्रेक करता हूं? क्योंकि आइटा की पावर 4 1 होता है। सबसे आसान वही है करने में, तो मैं इसको कर सकता हूं आइटा क्यूब इंटू आइटा क्यूब इंटू आइटा क्यूब कर सकता हूं मैं। समझ में आगे बात? बोलिए सर। अभी आगे बचा हुआ है, ठीक है। सुनो, आइटा की पावर 4 पावर 2 8 हो गया, बच गया एक आयोटा, ये रहा आयोटा। समझ में आगे बात? मल्टीप्लाई में आएगा ना, +1 ही है वो,
बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आइटा की पावर 4 कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू आइटा क्या हो गया आइटा, आइटा की पावर 10, आइटा की पावर 4 स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया 8, आइटा स्क्वायर कितना आ गया, आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, आइटा की पावर 11, आइटा की पावर 4 पावर 2 8 हो गया, आइटा क्यूब ये माइनस आयोटा, आइटा के बाद 12, आइटा के बाद 4 होल क्यूब 1। आप देख रहे हो वैल्यू ना यही आती जा रही, बार बार रिपीट होती रही, 4 का साइकिल बन गया। अब वैल्यू रिपीट ही होगी। समझ में आ गई बात। एक चीज और देख लो, आइटा के पावर 4 तो हमेशा 1 होता है ना, आइटा के पावर 4 हमेशा क्या होता है, यानी इस नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। भाई ये बताओ ना, ये तो 1 ही होता है ना, इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा, वो रहा आइटा के पावर 1 आइटा, इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा आइटा के पावर 2, ये तो 1 ही है ना, इसको तो हटा दो सबको, क्योंकि तो 1 ही आएगा, लिखने की जरूरत क्या है, हम बस रिमाइंडर लिखा करेंगे। इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर लिख दो आइटा स्क्वायर, इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर लिखो आइटा क्यूब, इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो यानी 1 ही आएगा। फिर से बताता हूं, मैंने कहा हम सबको ना आइटा के पावर 4 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जो बचा हुआ है वो लिख दे रहे हैं। आइटा के पावर 4 तो हमेशा 1 ही होता है, तो हम सिर्फ बचे हुए पे फोकस करें, बाकी तो 1 ही आएगा। बचा हुआ कैसे लिखेंगे, बचा हुआ क्या है, बचा हुआ रिमाइंडर है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो वही पावर लगाइए आइटा की, इसको 4 से डिवाइड करोगे बचेगा रिमाइंडर 2, वही पावर आइटा की, ये तो 1 ही रहेगा सब। समझ आ गई बात। तो यानी चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर लिख दो। ठीक है, जैसे एग्जांपल, मुझे ना एक चीज समझ में आ गई है, आइटा की कोई भी पावर हो, कितनी भी बड़ी हो, नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो, तो हमेशा आंसर यही 4 आएंगे, या तो आइटा आएगा, या -1 आएगा, या माइनस आइटा आएगा, या 1 आएगा, यही 4 है। समझ में आ गई बात। अगर मुझे किसी ने दे दिया आइटा की पावर 203, ठीक है ना, मैं इसको 4 से डिवाइड कर लूंगा, ठीक है, और रिमाइंडर बताऊंगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। भाई 204 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर बच जाएगा 3, आइटा की पावर 3 आ गया इसका आंसर, तो माइनस आइटा आ गया। समझ में आ गई बात। अच्छा, वैसे स्कूल में कैसे करते हैं इसको, इसको करेंगे आइटा की पावर 4 पावर 50, 54 से 200 हो गया, 3 बच गया आइटा क्यूब, ये 1 हो जाएगा, 1 की पावर 51 होता है, आइटा क्यूब माइनस आइटा हो गया। समझ में आ गई बात। मैं ये बोल रहा हूं ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा क्या लिखो, रिमाइंडर लिखो पावर में, आंसर वही आता है। समझ में आ गई बात, सबको बात समझ आ गई, कोई दिक्कत। आइटा की कितनी बड़ी पावर आ जाए कर लोगे, है ना, ठीक है। तो अच्छा, इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला, देखो जरा, इससे समझो जरा, जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या आया, वो ये आया कि अगर आइटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 आया तो हमेशा 1 ही आएगा। अगर आप आइटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 आया तो हमेशा क्या आएगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर 4m + 1 को 4 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि ये तो 4 से पूरा डिविजिबल है, ये रिमाइंडर होता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कोर्स में हट गया था, पर जो +1 होता है ना, ये रिमाइंडर दिखाता है। समझ आ गई बात। ये मल्टीपल ऑफ 4 है, आगे 4 लिखा हुआ तो मल्टीपल ऑफ 4 है, +1 रिमाइंडर है, हाँ है ना, हाँ है ना। तो आइटा की पावर जब भी मल्टीपल ऑफ 4 से एक ज्यादा आएगा तो यानी ये आइटा है, क्योंकि आइटा की पावर 1 बचेगा ना। अच्छा, अगर आइटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 से 2 ज्यादा आया तो आइटा स्क्वायर हो गया, आइटा स्क्वायर होता है -1। अगर आइटा की पावर 4 से मल्टीपल ऑफ 4 से 3 ज्यादा आया तो आइटा क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस आयोटा। बताओ जी, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। इसे पूरा भी नोट कर लेना, थोड़ा सा और देख लो यहां पे। अगर आ गया 1 बाय आइटा की पावर 10 तो इसको लिखेंगे 1 बाय आइटा स्क्वायर। समझ में आ गई बात। आइटा स्क्वायर क्यों, इसको 4 से डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर जो बच गया लिख लिया, तो 1/-1, तो कितना आ गया -1। अगर आ गया 1 बाय आइटा की पावर 11 तो 1 बाय आइटा की पावर 3 बचेगा। आइटा की पावर 3 कितना होता है, माइनस आइटा, नीचे ना आइटा नहीं छोड़ सकते, आइटा रूट होता है ना, ठीक है, रूट का रूल हमें पहले से पता है, रैशनलाइज करना पड़ता है, नीचे नहीं छोड़ते। तो माइनस तो पहले ऊपर लगा दो, -1 आयोटा इंटू आइटा डिवाइड बाय आइटा, रूट से मल्टीप्लाई रूट से डिवाइड करते हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं, तो नीचे आइटा नहीं आना चाहिए, तो माइनस आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस आयोटा अपॉन -1, यानी इसका आंसर आएगा आयोटा। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई,
आइटा की कोई पावर आई, समझ आ गया ना? अच्छा जरा मुझे ना पहले सब नोट कर लेना, फिर ना मुझे ये बताना आइटा की पावर 2022 प्लस आई 2023 प्लस आइटा के बाद 2024 प्लस आइटा के बाद 2025, इसकी वैल्यू निकालना। पहले इसको सॉल्व, पहले पूरा नोट कर लो। देखो अगर मैं आपको ये बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, और मैंने आपको दे दिया लेट से फर्स्ट पार्ट दे दिया मैंने रूट ऑफ -4, सेकंड पार्ट दे दिया मैंने रूट ऑफ -9, ठीक है, थर्ड पार्ट दे दिया मैंने रूट ऑफ -9 इंटू रूट ऑफ -25। मान लो ये 3 पार्ट दे दिए मैंने करने को, तो इसका सॉल्यूशन देख लो। फर्स्ट पार्ट रूट ऑफ -4 को मैं लिखता हूं रूट ऑफ -1 इंटू 4, हाँ है ना? इसको मैं अलग कर सकता हूं रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 4। रूट ऑफ -1 को हमने नाम दिया था आयोटा और इसकी वैल्यू आती है 2। आप +-2 आयोटा भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी रूट ऑफ -4 पहले हम बोल रहे थे ना एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही तो बोल रहे थे, पर अब एग्जिस्ट करने लग गया। कैसे? 2 आयोटा को अगर अपने आप से मल्टीप्लाई करोगे ना तो -4 आ जाएगा। कैसे चेक कर लेते? 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा, 2 2 जा 4, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना था? समझ आ गई बात? यानी अब नेगेटिव नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया है, पर हमने किससे सीखा है? इमेजिनरी नंबर से। समझ आ गई बात सबको? सबको बात समझ आ गई? सेकंड पार्ट रूट ऑफ -9, ये हो जाएगा रूट ऑफ -1 इंटू 9, आया ना? ये हो जाएगा रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 9, रूट ऑफ 9 3 आयोटा आ गया, सही है। थर्ड पार्ट रूट ऑफ -9 इंटू रूट ऑफ -25। बेटा देखते रहो, ध्यान दो, ये दोनों रूट में है, ध्यान देना, ये दोनों रूट में है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ या ना? सही बात है। 9 5 जा 9 9 5 जा 9 2 जा कितना आ गया? कितना आ गया? 15 आ गया। अच्छा क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते थे? पहले रूट -9 निकाल लो अलग से, 9 का रूट 3, -1 का रूट आयोटा, ठीक है, 25 का रूट 5 आयोटा, 15 3 जा 5 3 जा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। कितना आ गया? इसका आंसर कितना आ रहा? इसका आंसर कितना आ रहा? यो का हुआ? दोनों सही नहीं है। रूल सुन लो, अब रूल सुन लो, ठीक है। रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू होता है रूट ए बी, सही बात है कि नहीं है? ओनली इफ होता है सही, लेकिन हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं होता। ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू, दैट इज ए और बी, इज पॉजिटिव। दोनों में से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों में से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए, तब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वरना नहीं लिख सकते। यानी ये नहीं लिख सकते थे, ये मैंने गलत कर दिया, जानबूझ के गलत किया आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये गलत मेथड है। सबको बात समझ आ गई? जब दोनों में रूट आएगा आप होल रूट तभी लिख सकते हो जब दोनों में से कम एक क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये रूल काम करता है, वरना नहीं करता। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। बल्कि ये ना एनसीईआरटी में भी एक एग्जांपल में दे रखा है और उसमें क्वेश्चन सॉल्व करके बता रखा है ऐसे ही कहीं, और बोला है कि ये अलग अलग आ रहे हैं क्यों, वाई, और तब उन्होंने बताया नीचे रूल, ऐसे ही रूल बता रखे हैं। रूल समझ में आ गया सबको? ये हमेशा नहीं लिख सकते। कब लिख सकते हो? जब रूट ए इंटू रूट बी को रूट ए बी कब लिख सकते हो? जब इनमें से कोई एक पॉजिटिव होगा, कम से कम कोई एक, कम से कम कोई एक, एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक, दो भी हो सकते हैं पॉजिटिव, पर दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। समझ में आ गई बात? हाँ जी। आपको एट अ टाइम 2 करोगे तब आप चेक कर लेना, 2 कर लोगे उसके बाद फिर तीसरा जो बचेगा देख लेना। एक बार में 2 का रूल बता दिया। अब ऐसे तो मैं 3 बताया था, आप बोलते जरूरी है 3 हो, 4 भी हो सकते हैं। अच्छा मैं 4 बताया था, अच्छा 5 भी तो हो सकते हैं। तो सबके लिए रूल नहीं बना सकते, हम सबसे छोटे के लिए रूल बनाते हैं।
बचपन में पहले क्या सिखाया होगा, बचपन में दो नंबरों को ऐड करना सिखाया होगा। जब दो नंबरों को ऐड करना आ गया, उसकी मदद से हमने बोला तीन नंबर भी ऐसे ही करने होते, तीन नंबर का दे दिया होगा फिर, ठीक है ना। हमेशा पहले दो के बारे में बताया जाता है, जब ऑपरेशन की बात आती है दो के बारे में बताया जाता है, और जब कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करना होता है तो एक के बारे में बताया जाता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर बताया मैंने। समझ आ गई बात? इतना सबको समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, इसके ऊपर अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले वो क्वेश्चन करके देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो, क्या क्या है क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन दे रहा हूं, इसकी वैल्यू निकालो आप। देखो जी, पहला जो क्वेश्चन है मैं यहां लिख रहा हूं, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, आइटा की पावर है 457, 457, ठीक है। सेकंड पार्ट है आइटा की पावर 528। थर्ड पार्ट 1 अपॉन आइटा की पावर 58। वैसे तो मैंने आपको जो तरीका बताया ना, आप लिखते लिखते भी आंसर बता सकते हो। आइटा की पावर 37 प्लस 1 अपॉन आइटा की पावर 67, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है आइटा की पावर 41 प्लस 1 अपॉन आइटा की पावर 257। सिक्स्थ पार्ट है आइटा की पावर 77 प्लस आइटा की पावर 70 प्लस आइटा की पावर 87 प्लस आइटा की पावर 414 है, 414 और होल पावर 3, ठीक है। और जो सेवंथ पार्ट है इसमें है आइटा की पावर 30 40 60, आइटा की पावर 30 प्लस आइटा की पावर 40 प्लस आइटा की पावर 60। समझ में आई बात? ये तो नोट कर लेता ना आप लोगों ने, नहीं किया तो अब बाद में देखना, ठीक है। फिर चलो पहले इतना करो आप लोग। तो सुनो, मैंने आप लोगों को बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले हमारा ये जानना जरूरी था कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है ना। तो पहला सवाल ये आता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है। देखो मैथ्स में ना बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर हम लोग इस प्रकार देते हैं कि वो दिखता कैसे है। जैसे कि रैशनल नंबर अगर कोई पूछेगा तो आप बताओगे दिखता कैसे, आप बोलोगे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, पी एन क्यू इंटीजर होता है, आप ऐसे रिप्लाई करते हो। कोई बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे दिखता ऐसा है, कैसा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर कोई बोलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो पहले आप बताओगे दिखता कैसा है। तो यानी कि नंबर्स इन फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो भी नंबर ऐसा दिखेंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलेंगे। एंड आर जनरली डिनोटेड बाय जेड। इसको ज्यादातर हम कैसे डिनोट करते हैं, जेड से। ऐसा नहीं है कि जेड से ही करना है, ज्यादातर बात कर रहा हूं, कुछ और भी हो सकता है वैसे, ठीक है। दैट इज, अगर इसको z से डिनोट कर रहे हैं, अगर इसको z से डिनोट कर रहे हैं तो दैट इज z इज इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस आयोटा b, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। देखो दोनों ही होते तो रियल नंबर्स है, a और b दोनों रियल नंबर्स होते हैं। पर अगर मैं बोलूंगा कि ये b क्या है, ये रियल, ये a क्या है, रियल पार्ट है z का, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है z का। नंबर दोनों के दोनों रियल है, इमेजिनरी नंबर कोई नहीं है, इमेजिनरी नंबर पूरा आयोटा b है। लेकिन अगर सिर्फ मैं b की बात करूंगा तो वो रियल नंबर है, और जो a है ये क्या है, ये भी रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मैं बोलता हूं आर ई ऑफ जेड, आर ई ऑफ जेड का मतलब हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड। हर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट है, नहीं मैंने खाली बोला रियल पार्ट, रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है। लेकिन अगर ए और बी बोला जाए, आयोटा बी ना बोल लूं, ठीक है ना, ये ए और बी होते क्या है, ये रियल नंबर्स है, नंबर्स तो रियल ही यही है, ठीक है। आर ई ऑफ जेड का मतलब है रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया, ए,
और मैं अगर बोलूं आई एम ऑफ जेड यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये हो गया बी। बी पार्ट तो बी है, तो ये रियल नंबर, पर ये इमेजिनरी पार्ट का काम कर रहा है अभी। अगर देखा जाए अपने आप में क्या है, वो रियल नंबर, पर काम किसी का कर रहा, इमेजिनरी का कर रहा। इमेजिनरी का काम क्यों कर रहा, क्योंकि अभी मैंने आइटा के साथ लगा रखा। समय आ गई बात सबको, ठीक है। अब एक बात सुनो, ये तुम्हें ध्यान देना है कि इफ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट 0 है तो इसको बोलते हैं देन z इज कॉल्ड प्योरली रियल, सॉरी प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी क्या बोला मैंने कहा अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसका रियल पार्ट क्या है, 0 है, तो रियल पार्ट 0 हो गया तो खाली आइटा भी बचेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी। क्या बोलेंगे? अच्छा, सेकंड पॉइंट, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0 देन z इज कॉल्ड प्योरली रियल। क्या बोलेंगे? मतलब जैसे अगर कोई बोल दिया कि z इज प्योरली रियल नंबर, ठीक है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। अगर कभी बोलेंगे कि प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये कहां पे लाई करते हैं, देखो मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से नोट करते हैं, इसके नीचे क्या आता है, रियल नंबर आते हैं, और फिर क्या आता है, इमेजिनरी नंबर आता है। इधर पता है ना, जो प्योरली रियल होते हैं वो इसमें लाया करते हैं, इस ग्रुप में, और जो प्योरली इमेजिनरी होते हैं वो इस ग्रुप में लाया करते हैं। बताओ जी, यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट बात ये कर रहे हैं, चलो ठीक है, ये तो चलो हमें समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसा है, ये समझ में आ गया, ठीक है ना। लेकिन ना जब तक हम इनको ग्राफ में ना दिखे ना तो संतुष्टि नहीं मिलती कि ये ग्राफ में कैसे दिखते होंगे, कौन सा ग्राफ हम इसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट प्लेन हम लोग यूज करते थे, याद है कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? जैसे ये प्लेन आपके सामने बोर्ड है प्लेन, लेकिन क्या ये कोऑर्डिनेट प्लेन है? नहीं, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बना हुआ। अगर मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया तो क्या कोऑर्डिनेट प्लेन बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। ये दीवार है मेरे बगल में, तो क्या ये कोऑर्डिनेट प्लेन है? नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बना हुआ है। लेकिन अगर मैंने पेंट लेके 2 लाइन खींच दी और मैंने एक को एक्स मार्क कर दिया, एक को वाई मार्क कर दिया, क्या ये कोऑर्डिनेट प्लेन बन जाएगा? बिल्कुल कोऑर्डिनेट प्लेन बन जाएगा। समझ आ गई बात? अभी क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इनको प्लॉट करने के लिए हम लोग रियल नंबर वाला कोऑर्डिनेट प्लेन यूज नहीं करते हैं, जो हम लोग पहले यूज करते थे ना, रियल प्लेन, कार्टेशियन प्लेन यूज करते थे पहले, ठीक है ना। इसमें हम जो प्लेन यूज करते हैं वो होता तो कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन ही है, लेकिन इसको बोलते हैं आर्गंड प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या बोलते हैं? आर्गंड प्लेन, आर्गंड, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स प्लेन इसका नाम है। अब ये क्या होता है, अगर कोई पूछा आर्गंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, सो इट इज अ कोऑर्डिनेट प्लेन। ये क्या होता है? कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब है जिसके ऊपर हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्यों बोल रहे हैं? आपको याद है कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनता है, आर क्रॉस आर के प्रोडक्ट से बनता है। समझ आ गई बात? तो इट इज अ कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन इन विच एक्स एक्सिस contains all real numbers and y-axis contains all imaginary numbers। मैंने क्या बोला, ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है इसमें होगा तो वैसा ही, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, पर यहां पे सारे क्या प्लॉट होंगे? रियल नंबर। यहां पे सारे क्या प्लॉट होंगे? इमेजिनरी नंबर। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, या तो आर्गंड प्लेन बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट करने के लिए। समझ आ गई बात? अब अगर कोई बोलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये ग्राफ में कैसे दिखते हैं, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट की तरह है। समझ आ गई बात? गूगल मैप्स देखा है? गूगल मैप जब खोलते हो एक नीला सा डॉट आता है, वो कौन है? वो तुम लोग हो, यानी तुम्हारा जो अस्तित्व है वो गूगल मैप में एक पॉइंट की तरह है। इसी तरह आर्गंड प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, वो एक पॉइंट की तरह है। समझ आ गई बात? यहां ध्यान देते रहो बेटा, मैं तुम लोगों से पूछूंगा वापस। नोट, एवरी
कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b एग्जिस्ट एज अ पॉइंट, पॉइंट का नाम z और उसके कोऑर्डिनेट से a कॉमा b ऑन आर्गंड प्लेन। आर्गंड प्लेन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b है, इसका एग्जिस्टेंस किसकी तरह होगा? एक पॉइंट की तरह, ठीक है ना। एग्जाम्पल, मैंने बोला एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, यह है 2 प्लस 3 आइटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, यह है 3 माइनस 6 आइटा, ठीक है। तो z1 पॉइंट क्या बन जाएगा? 2,3, और z2 क्या पॉइंट बन जाएगा? 3,-6। ये आर्गन प्लेन में कैसे प्लॉट होंगे? कुछ इस तरह, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। 2,3 मान लेते हैं यहाँ पे कहीं हो गया, ये पॉइंट हो गया z1 2,3, और एक पॉइंट है 3,-6, 3 यहाँ पे कहीं हो गया मान लेते हैं, -6 यहाँ पर कहीं हो गया, तो ये हो गया z2 3,-6। मुझे बताओ यहाँ तक बात समझ आ गई? सबसे पहले मैंने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? a प्लस आइटा b के फॉर्म में दिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं? ज्यादातर z से डिनोट करते हैं। समझ आ गई बात? अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हुआ तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो इस सेट में लाया करता है। समझ आ गई बात? अगर किसी का इमेजिनरी पार्ट 0 हुआ तो वो कहलाएगा प्योरली रियल। प्योरली रियल मतलब रियल नंबर्स, प्योरली रियल मतलब रियल नंबर जो हम पढ़ते थे उसको प्योरली रियल बोलते हैं। समझ आ गई बात? तो जो हमारे नंबर सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे उनको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में उठा के ले आए हैं। सबको बात समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूं? इसके बाद मैंने आपको बताया आर्गंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। तो एक कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब जिसमें पॉइंट्स को मार्क कर सकता हूं, उनकी लोकेशन में कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में बता सकता हूं, ठीक है। उसे कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, या कार्टेशियन प्लेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनता है। तो ये जो आर्गन प्लेन होता है ये कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन होता है, जिसमें एक्स एक्सिस में हमेशा रियल नंबर आते हैं और वाई एक्सिस में क्या आते हैं? इमेजिनरी नंबर्स को प्लॉट करते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसको हम पॉइंट के रूप में ऐसे लिख देंगे और फिर उसको प्लॉट कर सकते हैं। बताओ यहाँ तक बात समझ आ गई? जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ सुनो, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a प्लस आइटा b की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। पर यहां प्लस का मतलब ये नहीं होता है कि आप दोनों को ऐड कर दोगे। प्लस का मतलब ये है कि ये दोनों एक साथ है। ऐड वैसे भी नहीं हो सकते, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऐड नहीं हो सकते। प्लस ये दिखाता है ये दोनों साथ में है। समझ में आ गई बात? जैसे आपने वेक्टर्स पढ़ लिया क्या फिजिक्स में? पढ़ लिया? उसमें पोजीशन वेक्टर वगैरह पढ़ा? उसमें आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप होते हैं। वो प्लस का मतलब ये नहीं होता कि वो आपस में ऐड होंगे, ऐड नहीं हो सकते, वो अलग अलग चीजें हैं। प्लस का मतलब है वो एक साथ है। समझ में आ गई बात? यहां पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट है, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, दोनों साथ में है। आप जब भी मैथ्स में कोई नई चीज पढ़ोगे, कोई नया टॉपिक पढ़ोगे, जैसे आपने सेट्स पढ़ा तो आपने पहले ये पढ़ा सेट्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स पढ़े। उसके बाद आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा इक्वालिटी ऑफ सेट, पढ़ा था। उसके बाद आपने पढ़ा ऑपरेशंस, उसके बाद आपने पढ़े ऑपरेशन ऑन सेट्स। इसी तरह आप लोगों ने पहले पढ़ लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, फिर पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ में दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं? कौन से ग्राफ में दिखाते हैं? हर ग्राफ में नहीं दिखा सकते, सिर्फ किस में दिखाते हैं? आर्गंड प्लेन में। कॉम्प्लेक्स नंबर को सिर्फ किस में दिखाना है? आर्गंड प्लेन में दिखाना है, और कहीं नहीं दिखा सकते। किंजल आप बार बार बातें कर रहे हो, फिर आप भूल जाते हो। ठीक है, मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन बीच में बोलना पड़ रहा है, ध्यान रखो आप। फिर बुरा मान के एक हफ्ते बैठे रहोगे, फायदा क्या है? देखो, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है? z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बराबर कब कहा जाता है? इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बराबर कब कहा जाएगा? तो देखो, सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, z1 इज इक्वल टू एक है a1 प्लस आयोटा b1 and z2 is equal to a2 plus iota b2 are two complex numbers, then z1 is equal to z2, z1 और z2 को बराबर तब कहा जाएगा if a1 is equal to a2, यानी रियल पार्ट के बराबर होगा, एंड मतलब दोनों चीज सही होनी चाहिए। एंड का मतलब दोनों चीज होनी चाहिए। समझ आ गई बात? और b1 is equal to क्या होगा? b2। जब ये दोनों चीज सेम होगी, रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी के इक्वल होगा, तब हम कहेंगे ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? बराबर है। और जब बराबर होंगे उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करेंगे।
ज्योमेट्रिकली अगर बात करें तो दे आर कोइंसिडेंट पॉइंट। बात समझ आ गई? एक के ऊपर एक है वो। ज्योमेट्रिकली Z1 एंड Z2 आर इक्वल मीन्स दे आर कोइंसिडेंट पॉइंट्स। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई? अब हम लोग इतना हमने देख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वो इक्वल कब कहलाते हैं। अब हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑपरेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे हम लोग एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अच्छा मैंने एक समरी बना देता हूं यहां पे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहां बना रहा हूं मैं ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 एडिशन, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन, नंबर 4 डिवीजन, नंबर 5 मॉडुलस, नंबर 6 कॉन्जुगेट, नंबर 7 आर्ग्यूमेंट या फिर बोलते हैं इसको एम्पलीट्यूड। आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड बोलते हैं। 7 ऑपरेशन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, पहले बात करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं। तो इन सभी के लिए एक कॉमन चीज है, Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। समझ आ गई बात? एडिशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहां देख लो सब जने, Z1 प्लस Z2 से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एडिशन को। इतनी बात समझ आ गई? ऐड कैसे करना है? रियल को रियल में ऐड करेंगे तो आएगा A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2। अब मेरी बात सुनो, A1 क्या था? नंबर था। A2 क्या था? नंबर था। जब मैं दोनों को प्लस कर दूंगा दोनों ऐड होकर एक नया नंबर बनाएंगे, हाँ या ना? ऐसी B1 क्या था? एक नंबर था। B2 क्या था? एक नंबर था। होते रियल नंबर यही है। ये अलग बात है, आयोटा के साथ होने के कारण इनको इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है, पर होते रियल नंबर है। ठीक है, तो जब इनको ऐड करेंगे B1 प्लस B2, ये भी एक नया नंबर बनाएंगे। तो देखो क्या है, जो Z1 प्लस Z2 है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बन के आ रहा है। पहले भी कॉम्प्लेक्स नंबर था, दूसरा भी कॉम्प्लेक्स नंबर था। जब ऐड कर रहे तब एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आ रहा है। कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? अच्छा कुछ भी, कौन सा लॉ? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है? क्लोजर लॉ, जिस तरह के इनपुट है उसी तरह का आउटपुट होना चाहिए। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो रिजल्ट आ रहा है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ में आ गई बात? तो ये क्लोजर लॉ फॉलो करता है। अब लॉस की बात करते हैं, पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आइटा, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस 4 आइटा। देन ऐड कैसे करेंगे? Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, रियल को रियल में ऐड करेंगे 2 प्लस 3, बीच में प्लस ही लगाना है आपने, आयोटा लगा दिया। 3 में ऐड करेंगे -4। समझ आ गई बात? 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 5 प्लस आयोटा, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, -1 बचेगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, तो क्लोजर लॉ फॉलो करते हैं। लॉस की अगर मैं बात करूं, कौन कौन से लॉ फॉलो कर रहा है? पहला जो है एडिशन फॉलोज क्लोजर लॉ। ठीक है, फॉलोज क्लोजर लॉ। नेक्स्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या था? कम्यूटेटिव लॉ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू क्या आएगा? Z2 प्लस Z1। नेक्स्ट है फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है एसोसिएटिव लॉ? Z1 प्लस Z2, पहले दो को ऐड कर दिया, फिर तीसरे में ऐड किया Z3 में, और यहां पे क्या करेंगे? तीनों ही ऐड करने हैं, पर यहां पे हम Z2 प्लस Z3 पहले कर देंगे। समझ आ गई बात? नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? Z में क्या ऐड करूं ताकि Z आ जाए? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पे जो जीरो है ना, ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। समझ आ गई बात? उल्टा करके भी ये आना चाहिए, यानी Z
जीरो प्लस जेड, ये भी क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए। यहां पे जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता है। तो जो हमने यहां पे ओरिजिनल वैल्यू प्रोवाइड की थी वही आंसर आ गया। समझ आ गई बात? तो जीरो को कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। तो प्लस के लिए जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। समझ आ गई बात? ऐसी लास्ट इसमें जो लॉ फॉलो करता है ये, उसे बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स जेड में क्या ऐड करूं ताकि एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। पहले आइडेंटिटी पता होना चाहिए तभी इनवर्स निकलता है। ठीक है, तो जेड में क्या प्लस करूं ताकि प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए? तो माइनस जेड। समझ आ गई बात? और उल्टा करके भी वो आना चाहिए, माइनस जेड प्लस जेड, ये क्या आना चाहिए, जीरो। ये जो माइनस जेड है इसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। क्या बोलते हैं? इनवर्स का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट जो गिवन एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आए। क्या आना चाहिए? प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हम पहले बना चुके थे। इसलिए हम इसी ऑर्डर में पढ़ते हैं, पहले आइडेंटिटी पढ़ते हैं फिर इनवर्स पढ़ते हैं, क्योंकि इनवर्स को निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, आइडेंटिटी चाहिए होता है। बताओ, इतनी बात समझ आ गई? अब आते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है? डिनोट करते हैं z1 माइनस z2 से। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? रियल से रियल माइनस कर देंगे, a1 माइनस a2, बीच में प्लस ही आएगा, फिर आइटा आएगा, फिर इमेजिनरी को इमेजिनरी से माइनस कर देंगे। समझ आ गई बात? एक एग्जांपल ले लेते हैं, z1 इज इक्वल टू यही ले लेते हैं 2 प्लस 3 आइटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आइटा, और z1 माइनस z2 करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या आएगा बताओ? 2 प्लस 3 रियल माइनस रियल, 2 माइनस 3, ठीक है, प्लस आयोटा 3, बीच में माइनस आएगा, एक और माइनस है प्लस 4, तो हो जाएगा -1 प्लस 7 आयोटा। अच्छा, लॉ में ना ये सिर्फ एक लॉ फॉलो करता है, फॉलोज क्लोजर लॉ, बाकी नहीं करता। तो बाकी लिख भी नहीं रहे, नहीं लिख रहे समझ जाओ कि नहीं फॉलो करता। क्लियर होगी बात? अब आते हैं हम मल्टीप्लाई में, देखते रहो यहां पे समझने। z1 z2, इससे हम मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं। एडिशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z1 प्लस z2 से, माइनस को z1 माइनस z2 से, और मल्टीप्लीकेशन को z1 z2 से। यहां पे देख लो, बाद में लिखना समझने, ठीक है। z1 z2 इनकी वैल्यू रखेंगे तो आएगा a1 प्लस आयोटा b1, a2 प्लस आयोटा b2। अच्छा, हम लोग जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कर सकते हो, एक फॉर्मूला भी बन सकता है, वो फॉर्मूला बना इसी से है, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? पहले a1 को दोनों से करोगे, हाँ है ना, तो आएगा a1 a2 प्लस, फिर इसको इससे करोगे तो आएगा आयोटा a1 b2, फिर आएगा प्लस, इसको करोगे इससे तो आएगा आयोटा a2 b1, फिर इसको इससे करोगे तो आएगा प्लस आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा b1 b2। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। अगर यहां -1 रख दोगे तो ये भी बन जाएगा रियल पार्ट, क्योंकि भाई आइटा तो हट ही गया ना, ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो हमारे पास आ जाएगा a1 a2 माइनस b1 b2, और प्लस फिर आइटा इसमें बच रहा है, इसमें बच रहा है, आइटा कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, a1 b2 प्लस a2 b1। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है, क्योंकि एक नंबर है प्लस आइटा, ये दूसरा नंबर है, a प्लस आइटा b की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो लॉस की अगर बात करें तो कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? फॉलोज, पहला पार्ट फॉलोज क्लोजर लॉ, ठीक है। सेकंड फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1। अच्छा, मैं ना इन सभी का ज्योमेट्रिकल रूप भी दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन बाद में, ठीक है। पहले आप लोगों ने वेक्टर पढ़ लिया फिजिक्स में, थोड़ा पढ़ रहे होंगे, उनमें ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स देखते होंगे। एक्चुअली वेक्टर का 2D रूप कॉम्प्लेक्स नंबर ही है एक तरह से, समझ आ गई बात? बाद में बताऊंगा क्या है, अभी फिलहाल थोड़ा सा इतना ध्यान रखो इसमें। अच्छा, फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, दैट इज z1 z2 मल्टीप्लाई बाय z3 इज इक्वल टू z1 मल्टीप्लाई बाय z2 z3। नेक्स्ट है फॉलोज, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट।
आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट जो ओरिजिनल वैल्यू को चेंज ना करे। तो z को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि क्या आ जाए? z आ जाए। तो 1 से। तो 1 जो है ना, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। समझ में आ गई बात में क्या बोल रहा हूं? 0 किसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट था? एडिशन के लिए। 1 जो है मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है। उल्टा करके भी वो आना चाहिए, 1 मल्टीप्लाई बाय z, ये क्या होना चाहिए? z। तो 1 इज, समझ गए ना, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। z को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए मल्टीप्लाई का? तो 1 बाय z। तो 1 बाय z जो है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या है? क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने को आता है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करने को आता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होगा तो जो भी दे रखा है उसको 1 बाय z कर देना, और एडिटिव इनवर्स फाइंड करना होगा आगे माइनस लगा देना। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये उल्टा करके भी आना चाहिए, 1 बाय z मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल टू 1। तो इसे जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। फोटो चलो जी। अच्छा, अब तक मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बता दिया? सबसे पहले मैंने बताया था इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जब भी रूट के अंदर नेगेटिव होता है तो क्या होता है? उसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। रूट -1 को हम कहते हैं यूनिट इमेजिनरी नंबर, जिसे हम आयोटा से, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर मैंने डिफरेंट पावर्स ऑफ आइटा बताई थी, और तुम्हें यह भी समझ में आ गया था हर 4 पावर के बाद आइटा की वैल्यूज, आइटा की पावर की जो वैल्यू है वो रिपीट होना शुरू हो जाती है। रूट -1 को हम क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। ठीक है, और आइटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। आइटा क्यूब क्या होता है? माइनस आइटा होता है। आइटा की पावर 4 क्या होता है? 1 होता है। इसके बाद मैंने एक चीज बताई थी, आइटा की अगर 4 लगातार पावर्स को ऐड किया जाए, जैसे आइटा की पावर मान लो 2000 है, प्लस आइटा की पावर 2001 है, प्लस आइटा की पावर 2002 है, प्लस आइटा की पावर 2003 है, लगातार 4 पावर है। कितनी बड़ी पावर हो, लगातार अगर है तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 कल भी 1 बोल रहा था ना तू, क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था रूट ए इंटू रूट बी, ये क्या होता है? रूट ए बी। पर ये हमेशा नहीं होता। कब होता है? जब कम से कम एक पॉजिटिव होगा। ठीक है, कम से कम एक पॉजिटिव। तो क्या रूट ए इंटू रूट बी को रूट ए बी लिख सकते हैं अगर दोनों नेगेटिव होंगे? नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। कम से कम एक क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। समझ आ गई बात? इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो किस फॉर्म में होते हैं? ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। वेयर ए जो होता है वो रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो बी होता है उसे इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। समझ आगे बात? अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो उसे कहते हैं प्योरली रियल। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है उसे कहते हैं प्योरली इमेजिनरी। बात समझ आ गई? फिर मैंने आप लोगों को बताया था आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन क्या होता है? आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट प्लेन होता है जिसमें एक्स एक्सिस में रियल नंबर्स प्लॉट होते हैं और वाई एक्सिस में क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स प्लॉट होते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर मैंने कहा था कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट एज अ पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व एक पॉइंट की तरह है, किसमें? आर्गेंट प्लेन में। बताओ बात समझ में आ गई? कल मैंने आपको बताया था इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बताया था। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बराबर कब कहा जाता है? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बराबर तब कहा जाता है जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। इतनी बात समझ आ गई? अगर ज्योमेट्रिकली बात करें, दे आर कोइंसिडेंट पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट है। इतनी बात समझ आ गई? उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने बताया था ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं। तो जैसे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐड कैसे करना है? रियल वाला रियल से ऐड होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से ऐड होगा, और जो नया नंबर हमारे पास बन के आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यानी ये कौन कौन से लॉ फॉलो करते हैं? पहली बात तो क्लोजर लॉ फॉलो करता है, देन फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ, देन फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ, देन आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें 0 होता है, और इनवर्स एलिमेंट जो होता है वो -z होता है। यानी z का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -z। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या बताया था? रियल को रियल से माइनस कर देंगे, प्लस आयोटा इमेजिनरी को इमेजिनरी से माइनस कर देंगे। सिर्फ क्लोजर लॉ फॉलो करता है। उसके बाद मैंने बताया था आपका प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आया था वो आया था a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस a2 b1। ये फाइनल फॉर्मूला आया था। मल्टीप्लाई कैसे किया था हमने? जैसे दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते वैसे ही मल्टीप्लाई किया था,
फाइनल फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया था। तो जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जो रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, क्लोजर लॉ फॉलो कर रहा है। इसके अलावा ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें 1 होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो 1/z होता है। यानी z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 1/z। यहां तक हमने पढ़ लिया था, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा एक चीज देखो, कल हमने कर तो लिया था, लेकिन अगर मैं बोलूं कि प्रूव दैट, एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, ऐसी क्वेश्चन बना दिया, मैंने कहा प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये प्रूव करना है। z1 z2 का जो रियल पार्ट है वो ये है, हमें ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखो कल हमने ऑलरेडी कर लिया था। वैसे सबसे पहले तो मुझे ये तो समझ में आ गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक z1 है और एक क्या है z2। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि z1 को मान लेते हैं a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 क्या मान लेते हैं a2 प्लस आयोटा b2। अब मुझे निकालना क्या है, z1 z2 का रियल पार्ट निकालना है, ठीक है। रियल पार्ट तो बाद में निकाल लूंगा। z1 z2 का मतलब क्या है, z1 z2 का मतलब है दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट। तो नाउ z1 z2, z1 की वैल्यू क्या है a1 प्लस आयोटा b1 और z2 की वैल्यू क्या है a2 प्लस आयोटा b2। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा a1 b2, प्लस इसको इससे करेंगे तो आयोटा a2 b1 और प्लस इसको इससे करेंगे तो आयोटा स्क्वायर b1 b2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, पता है ना सभी को। तो आयोटा स्क्वायर -1 यहां रख देंगे तो आएगा a1 a2 प्लस इन दोनों से आयोटा कॉमन आएगा, आयोटा कॉमन निकाल दिया, बचेगा a1 b2 प्लस a2 b1 और ये आयोटा स्क्वायर के कारण -1 हो गया तो जाएगा a1 a2 माइनस b1 b2। बताओ इतनी बात से में आ गई। नाउ हमें चाहिए क्या था, हमें z1 z2 का रियल पार्ट चाहिए था। z1 z2 तो हमने निकाल लिया, ये पूरा आ रहा। अब हमें चाहिए सिर्फ इसका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू, सिर्फ यही तो है आंसर, यानी a1 a2 माइनस b1 b2। अब ये a1 क्या है, a1 जो है ये रियल पार्ट है z1 का, हाँ या ना। तो मैं a1 की जगह क्या लिख सकता हूं, रियल पार्ट ऑफ z1। a2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस b1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और b2 की जगह क्या लिख सकता हूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। बताओ जी बात समझ आ गई, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। अगर ऐसे रियल पार्ट की जगह बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट को कुछ प्रूव करो, तो चाहे इमेजिनरी हो चाहे रियल हो, अंदर देखो क्या है, अंदर जो है पहले वो फाइंड कर लो और लास्ट में रियल पार्ट लिख दोगे। बात समझ आ गई, क्वेश्चन क्लियर हो गया। कल हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर तक देख लिया था, आज हम बात कर रहे हैं फोर्थ ऑपरेशन की, जो कि है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। देखो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा, z1 आपको पता है a1 प्लस आयोटा b1 है, z2 आपको पता है a2 प्लस आयोटा b2 है, ठीक है। देन अगर हमें दोनों को डिवाइड करना है तो हम लिखेंगे z1 अपॉन z2। तो a1 प्लस आयोटा b1 अपॉन a2 प्लस आयोटा b2। इतनी बात समझ में आ गई। देखो डिवाइड तो ये हो गया है, लेकिन नीचे आयोटा नहीं छोड़ते, तो हमें आयोटा हटाना पड़ेगा। तो करेंगे हम लोग रैशनलाइज, a2 माइनस आयोटा b2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच का साइन चेंज करना होता है पता है ना, a2 माइनस आयोटा b2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है कि नहीं है। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला याद कर लो, दो नंबरों को, दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला क्या था, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे a1 a2, फिर इमेजिनरी इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, पीछे माइनस आता है। देखो यही तो आया था, a1 a2 माइनस b1 b2। तो a1 a2 फिर माइनस आएगा, पर ये पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा b1 b2। मल्टीप्लाई करना आता है ना, वैसे पूरा मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। फिर आएगा प्लस आयोटा, फिर क्या आता है a1 b2 आएगा, पर देखो a1 b2 नेगेटिव है, दिख रहा है यहां पे a1 b2, पर b2 नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आ गया। फिर क्या आता है प्लस a2 b1, a2 और b1 दोनों पॉजिटिव है तो a2 b1 और होल अपॉन a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, ये हो जाएगा a2 का स्क्वायर माइनस आयोटा b2 का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर b2 का स्क्वायर। सही बात है कि नहीं है, सही बात है कि नहीं है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो हो जाएगा a1 a2 प्लस
B1 B2 प्लस आयोटा माइनस A1 B2 प्लस A2 B1 होल अपॉन आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो आ गया A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ये रियल नंबर है भाई, आयोटा तो बचा ही नहीं, तो इसको इसके साथ भी लिखेंगे, इसके साथ भी लिखेंगे, क्योंकि होल अपॉन है। तो होल अपॉन है तो अलग अलग कर दो, क्या आएगा बताओ, A1 A2 प्लस B1 B2 होल अपॉन A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और प्लस आयोटा माइनस A1 B2 प्लस A2 B1 होल अपॉन A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। इस तरह हम डिवाइड करेंगे। समझ आ गई बात। एक क्वेश्चन डिवीजन के ऊपर डिवाइड करना सिखा देता हूं। यहां देखो क्वेश्चन आ गया डिवाइड, ठीक है, 2 + 3 आयोटा बाय 5 - 2 आयोटा डिवाइड करना है। देखो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ा टफ है। अगर याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद होता कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, 2 + 3 आयोटा को किससे डिवाइड करना है, 5 - 2 आयोटा। मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, क्योंकि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे कॉम्प्लेक्स नंबर ही बच रहा है। देखो ये रियल पार्ट है प्लस ये इमेजिनरी पार्ट है, हाँ या ना, सबको बात समझ आ गई। तो मुझे पता है डिवाइड करके कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, मैंने इस पूरे के डिवीजन को क्या नाम दे दिया, z। अब मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूं, 5 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई, 5 + 2 आयोटा से डिवाइड। अगर आपको मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला याद है बहुत बढ़िया है, नहीं याद है पूरा मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, कर दोगे ना। वो तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मुझे याद है, A1 A2 2 5 10, फिर आता है माइनस B1 B2 6 प्लस आयोटा A1 B2 4 2 2 4 प्लस A2 B1 है ना, 5 3 15 और नीचे क्या आएगा, माइनस कहां पे, माइनस A1 A2, वो तो डिवीजन का है ना, वो तो डिवीजन का डायरेक्ट फॉर्मूला है। मैं डिवीजन का फॉर्मूला लगा ही नहीं रहा, मैं तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं। समझ आगे बात। और नीचे क्या हो जाएगा, 25 + 4, 25 + 4 हो गया, a माइनस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, फॉर्मूला याद कर लो, A² + B², ये नोट करके लिख लेना। सुन लो, आपको पता है A² - B² का फॉर्मूला क्या होता है, a + B a - B। आपको पता है A² + B² का क्या फॉर्मूला होता है, a + आयोटा बी a - आयोटा बी। ये नया है आपके लिए, आयोटा के टर्म में A² + B² को पहली बार ब्रेक करना सिखा रहा हूं। समझ आ गई बात। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला तो यही लगाएगा, A² - B² पर आयोटा² -1 होता है तो ये बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर है या बना के दिखाऊं, क्लियर है ना। बस यहां पे ये आ गया, हमारा डिवीजन हो गया है 4 + 19 आयोटा, ये हो जाएगा 29, इसके साथ 29 अलग दिया, इसके साथ 29 अलग लिख दिया, ये हो गया हमारा डिवीजन। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई, जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलो जी देखो, तो अभी तक हमने डिवीजन भी कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेशन है, ऑपरेशन नंबर 5, यह है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो सपोज z is equal to a plus iota b is a complex number, then modulus of z is denoted by, ऐसे दिखाते हैं मॉडुलस ऑफ z को, एंड ज्योमेट्रिकली मॉडुलस ऑफ z, चलो ये बाद में लिखते हैं, डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z, एंड मॉड ऑफ z इज इक्वल टू √of a² + b²। ये मॉड ऑफ z का फॉर्मूला है। अब मैं एक नोट लिख रहा हूं कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, इसको समझाने के लिए। जो मॉड ऑफ z होता है, मॉड ऑफ z ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन इन आर्गंड प्लेन। मॉड ऑफ z क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस दिखाता है। किसका डिस्टेंस दिखाता है, z का। कहां से, ओरिजिन से। ठीक है ना। अब यहां सुनो, जैसे मान लो ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गंड प्लेन है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है वो दे रखा है a + आयोटा b,
जब a प्लस आइटा बी को मान लो मैंने प्लॉट कर दिया, ये रहा z, a प्लस आइटा बी का मतलब हो गया पॉइंट बनेगा a कॉमा बी, हाँ या ना। अगर तुम्हें किसी ने बोल दिया मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z अगर किसी ने बोल दिया, z तो हो गया ये पॉइंट, z हो गया ये एग्जैक्टली ये पॉइंट, लेकिन मॉड ऑफ z का मतलब है यहां से लेके यहां तक की दूरी, डिस्टेंस। और डिस्टेंस आप कैसे निकालते हो? डिस्टेंस फॉर्मूले से। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1, ये ओरिजिन है तो x1 जीरो हो गया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बचेगा रूट के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे, मतलब याद रखोगे क्या होता है। इतनी कहानी समझ में आ गई। तो मॉडुलस ऑफ z क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन। यहां तक कहानी समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कॉन्जुगेट। अभी इनकी कंबाइंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से देखो, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज या लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b is a complex number, then conjugate of z represented by z bar such that z bar is equal to a minus iota b। कहने का मतलब है जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा और उसका कॉन्जुगेट निकालने को बोला जाएगा तो आपने क्या करना है, खाली आयोटा वाले का साइन चेंज कर देना है। प्लस था तो माइनस बना देना है, माइनस था तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ज्योमेट्रिकली z बार रिप्रेजेंट्स रिफ्लेक्शन ऑफ z along x एक्सिस इन आर्गेंट प्लेन। क्या मतलब है? ये हो गया आपका आर्गेंट प्लेन, ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस, ये रहा वो पॉइंट z a कॉमा b, इसका रिफ्लेक्शन अलोंग x एक्सिस। इसका मतलब है इसको आप मिरर मानोगे। जब इसको मिरर मानोगे इसकी परछाई कहां पड़ेगी? यहां पे कहीं पड़ेगी, हाँ है ना। परछाई जब यहां पे कहीं पड़ेगी, इसे z बार से डिनोट करेंगे। परछाई या इमेज को हमेशा हम डैश से डिनोट करते हैं, p है तो p डैश, पता है ना। तो आपको याद रखने के लिए भी सही है, z है तो z बार, ठीक है, x एक्सिस के अबाउट परछाई। बात समझ आ गई? जब x एक्सिस के अबाउट परछाई ले रहे हैं हम, तो क्या चेंज होगा? ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, यानी x कोऑर्डिनेट तो a ही रहेगा, हाँ या ना, a ही रहेगा। y कोऑर्डिनेट का क्या होगा? पॉजिटिव था तो नेगेटिव जाएगा, माइनस b। इसलिए ये बन के आ रहा है a माइनस आयोटा b, a प्लस आयोटा b से a माइनस आयोटा b इसलिए बनाई है। समझ में आ गई सबको बात? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर हम इनकी कंबाइंड प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नहीं सच में बहुत सिंपल होगा, समझने यहाँ ध्यान दो। एक सिंपल सा सवाल है आप लोगों से, अगर मैं लिख दूं मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z मतलब पता है ना आपको? डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन, सही है? इसका मतलब बताओ कौन? z है वो 2 यूनिट दूर पे है ओरिजिन से, ये बात तो ठीक है, पर क्या है ये एक, मेरी बात सुनो, 2 यूनिट दूरी पे जो पॉइंट है, क्या एक ही पॉइंट 2 यूनिट दूरी पे हो सकता है? 2 पॉइंट हो सकते हैं 2 यूनिट की दूरी पे। कितने पॉइंट हो सकते हैं? ओरिजिन से 2 यूनिट की दूरी पे कितने पॉइंट हो सकते हैं? कोई 4 बोल रहा, इन्फिनिटी या 4? इन्फिनिटी कई लोग बोल रहे, कई लोग 4 बोल रहे। तुम्हें बताना इसका क्या मतलब है? इतनी से ये छोटी सी एक लाइन लिखी हुई है, छोटी सी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, बहुत ज्यादा, बहुत। पहली बात तो वो एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है पता है हमें? क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता तो हमें पॉइंट तो नहीं पता, यानी एक पॉइंट तो नहीं है, एक से ज्यादा होंगे, है ना। बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनकी दूरी ओरिजिन से 1 यूनिट 2 यूनिट्स होगी। उन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा?
सर्कल, सर्कल। यानी ये इतनी सी लाइन कह रही है कि आई एम अ सर्कल विद रेडियस 2 यूनिट्स एंड सेंटर एट ओरिजिन। ये इतनी सी लाइन बस ये कह रही है। देखो मैंने बोला 2 यूनिट की दूरी पे, 2 यूनिट की दूरी पे है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन में प्लॉट करके मैंने कहा ये रहा वो पॉइंट, कोई कहेगा ये भी तो हो सकता है वो पॉइंट, कोई कहेगा ये भी तो हो सकता है। तो इन सबका, ये सभी पॉइंट्स का जो कलेक्शन बनकर आएगा वो क्या बनकर आएगा? एक सर्कल बनकर आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इतना सा तो ऐसे ही करके नोट करके लिख लो, ऐसे ही कर लो नोट जल्दी से। चलो कोई बात नहीं, अब आते हैं हम जरा प्रॉपर्टीज। ये तो मैंने ऐसे ही दिया तुम्हें दिखाने को। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट पे आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट। पहली बात यहां पे ध्यान दो सबने, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, ठीक है ना, तो मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 अगर आ गया, यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में आ रखे और पूरे का मॉडुलस आ रखा, तो हम अलग अलग मॉडुलस करके तब भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लो बाद में मॉडुलस निकाल लो, या पहले मॉडुलस निकाल लो बाद में मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट सेम आएगा। समझ आ गई बात? सेकंड पॉइंट, मॉडुलस ऑफ Z1 बाई Z2, इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2। मल्टीप्लाई में और डिवाइड में अगर आ गया तो हम अलग अलग कर सकते हैं, प्लस में और माइनस में आ गया तो अलग अलग नहीं कर सकते। मतलब कर तो सकते हैं लेकिन किस तरह कर सकते हैं फिलहाल नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा। इसको मैं मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस या माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 नहीं लिख सकता। समझ आ गई बात? क्यों नहीं लिख सकता? ग्राफिकली बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है ना। फिलहाल आप ध्यान रखो कि अगर मल्टीप्लाई में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉडुलस आ गया, तो मैं अलग अलग मॉडुलस लेके भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, या पहले मल्टीप्लाई कर लो बाद में मॉडुलस ले लो, बात एक ही है। इसका क्या मतलब है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो बाद में मॉडुलस लो। इसका क्या मतलब है? Z1 का मॉडुलस ले लो, Z2 का मॉडुलस ले लो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ गई बात? सबको बात समझ आ गई? इसका क्या मतलब है? पहले डिवाइड कर लो दोनों नंबरों को और फिर मॉडुलस ले लो। इसका क्या मतलब है? पहले मॉडुलस ले लो फिर डिवाइड कर दो। भाई जब मॉडुलस ले लोगे नंबर बचेंगे, पता है ना। और यहां पर क्या है कि अगर प्लस या माइनस आ गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में, होल मॉडुलस आ गया, ऐसे अलग नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं वो बाद में देखेंगे। बताओ इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कॉन्जुगेट के रिगार्डिंग। अगर Z1 आ गया प्लस या माइनस Z2 आ गया और होल कॉन्जुगेट आ गया, कॉन्जुगेट में हम अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Z1 का कॉन्जुगेट प्लस या माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, कॉन्जुगेट आ गया, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। समझ आ गई बात? अगर ऐसा आ गया, डिवाइड में आ गया और होल कॉन्जुगेट आ गया, तब भी हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। मतलब कॉन्जुगेट में चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में, कॉन्जुगेट अलग अलग कर सकते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, पावर n आ गया और कॉन्जुगेट आ गया, पावर n का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब होता है z का कॉन्जुगेट और होल पावर n, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले कॉन्जुगेट ले लो बाद में पावर करते रहना। समझ में आ गई बात? सबको बात समझ आ गई? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है z इंटू जेड बार। ये होता है मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। अब मैंने ये क्या बताया? ध्यान देना। z क्या है? a प्लस आइटा बी। z बार क्या है? a माइनस आइटा बी। z इंटू जेड बार निकालूंगा तब क्या आएगा? इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस आइटा बी, a माइनस आइटा बी, मैंने पहले फॉर्मूला लिखा दिया था। ठीक है, तो ये बताओ मॉडुलस ऑफ z क्या होता है? रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट तो नहीं है ना ये, तो ये नहीं, मॉडुलस का स्क्वायर किया गया होगा तब ये बचा है, हाँ है ना। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो z इंटू जेड बार क्या होता है? मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई? अच्छा एक चीज और बताओ, मान लो ये z है, z बार यहां पे कहीं होगा, क्या मैं कह सकता हूं इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों की दूरी ओरिजिन से बराबर होगी? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? कह सकता हूं। यानी z बार का मॉडुलस ले लो या z का मॉडुलस ले लो, बराबर आता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई?
कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का क्लियर है। अब ना कुछ आइडेंटिटीज जो हम नंबरों में तो पढ़ते थे कि लगता है, पर ये इसमें भी लगता है, जैसे Z1 प्लस Z2 इसका होल स्क्वायर आ गया, तो नंबरों में तो पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB होता है। क्या वो चीज इधर भी लगती है? देखो मेरे को ना पहले आपको बताना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर ना नंबरों से अलग है। नंबर छोटी चीज है, छोटी चीज की प्रॉपर्टी बड़े वाले ग्रुप में लगती है कि नहीं लगती, वो चेक कर रहे हैं हम। अच्छा, बड़े वालों की प्रॉपर्टी नीचे वाले ग्रुप, नीचे वाले लोगों में लगेगी, वो तो है भाई। जैसे तुम्हारे अंदर पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज आएंगी, ये तो होता है, ठीक है ना। क्या तुम्हारे अंदर कोई प्रॉपर्टी, हम ये जांचना चाहते हैं, ये ऊपर वाले क्या बोलते हैं, मतलब पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में थी या नहीं थी। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पता है ना। तो हम ये चेक कर रहे हैं भाई, तुमने छोटी चीज तो पढ़ी हुई है, अब तुम ऊपर की चीज पढ़ रहे हो, तो मेरा फर्ज है तुम्हें बताना कि भाई लगता है या नहीं लगता है। अगर नहीं बताऊंगा इसका मतलब नहीं लगता है, पर मैं बता रहा हूं तो इसका मतलब ये लग रहा है। Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। अब ये फॉर्मूला बना कैसे? Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 प्लस Z2 करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। समय आ गई बात। और Z1 देखो एक्चुअली ये ऐसे बना, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर मतलब Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाई करो, Z1 को Z1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा Z1 का स्क्वायर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपस में 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर देंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा प्लस Z1 Z2, प्लस इसको इससे करूंगा तो आएगा Z2 Z1, इसको इससे करूंगा तो आएगा Z2 का स्क्वायर। अब मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों बराबर है या नहीं है? है। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, इसलिए मैं इसको वापस क्या लिखता हूं, Z1 Z2, तब जाके ये ट्वाइस ऑफ Z1 Z2 हो गया। समझ आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो मेरा फर्ज आपको बताना, तो बिल्कुल ये वाले फॉर्मूले लगते हैं इसमें। Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर भी लगता है, तो Z1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2, ऐसी क्यूब वाले भी लगते हैं, सारे फॉर्मूले लगेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, मतलब अगर ये लग गया Z1 का स्क्वायर या Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2, तो इसको लिख सकते हैं Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर। बिल्कुल वो सारे फॉर्मूले लगते हैं। क्लियर हो गई बात सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, जल्दी से ये सब नोट कर लो। चला गया। चलो यहां देखो, एक्सरसाइज 5A मैंने आप लोगों को दी थी, ठीक है, आर सवाल की एक्सरसाइज 5A है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 तक कई लोगों का डाउट, ठीक है। बाकी कर लिया? बाकी किया सबने? एक्सरसाइज 5A कब करोगे? यहीं पे कर लेना, अभी कर लेना। क्वेश्चन 15 देख लो भाई, क्या है? इसे बोलते हैं समीशन। क्या बोलते हैं? n इज इक्वल टू 1 से लेके 13 तक देर का है, ठीक है बेटा। आइटा की पावर n है प्लस आइटा की पावर n प्लस 1 है, और हमें प्रूफ करना है ये पूरा है -1 प्लस आयोटा। ये आंसर लेकर आना है, और बता रखा जो n है वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है जी। अब यहां सुनो, मैं LHS से स्टार्ट कर रहा हूं। समीशन का मतलब क्या है? पहले ये लिखो, फिर प्लस, फिर n की वैल्यू चेंज करो, फिर इसी को लिखते रहो। मतलब n की पहली वैल्यू यहां पे रखनी है। क्या रखनी है? n की वैल्यू 1, तो 1 रखो। आइटा की पावर 1 प्लस आइटा की पावर 2, फिर आएगा प्लस। भैया 1 रख के दोनों हो गया कैलकुलेट, फिर प्लस। अब n की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 रखो तो क्या आएगा? आइटा की पावर 2 प्लस आइटा की पावर 3 प्लस, फिर आइटा की n की वैल्यू ऐसे रखते रहोगे। आइटा की पावर चलो मैंने रख दी अब 3 प्लस आइटा की पावर 4, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। बताओ बात समझ आ गई? तो बताओ क्या आएगा? आइटा की पावर लास्ट क्या आएगा? 13 रखेंगे। आइटा की पावर 13 प्लस आइटा की पावर, बताओ जी, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर आ गई है तो। आइटा स्क्वायर कितनी बार आएगा? 3 बार क्यों आएगा? अरे आइटा स्क्वायर एक ही है, एक ही है। कितनी हो गई है? इसे 3 कहां से दिखाई दे रहा? आइटा स्क्वायर कितनी बार आ रहा? आइटा क्यूब कितनी बार आ रहा? आइटा के बार 4 कितनी बार आएगा? आइटा के बार 13 कितनी बार आएगा? आइटा के बार 14 कितनी बार आएगा? एक बार। आइटा कितनी बार आएगा? एक बार। ये बीच वाले 2-2 बार आ रहे आए ना, तो एक काम करते हैं, आइटा तो एक ही बार आएगा, प्लस बाकी सब 2 बार है तो ट्वाइस। आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब प्लस आइटा की पावर 4 प्लस आइटा की पावर 5, ऐसे करते करते आइटा की पावर 13 तक 2 बार आएगा, हाँ है ना। और प्लस आइटा की पावर क्या हो गया? 14। सही बात है कि नहीं है? ट्वाइस। आइटा स्क्वायर से आइटा 5 तक क्या हो गया? 0। फिर आइटा 6 प्लस आइटा 7 प्लस आइटा 8
प्लस आइटा 9, ये भी क्या हो गया, प्लस आइटा के बाद 10, प्लस आइटा के बाद 11, प्लस आइटा के बाद 12, प्लस आइटा के बाद 13। तो आपको 4 के ग्रुप पता है, ये भी 0 हो रहा, ये भी 0 हो रहा, तो ये पूरा तो 0 हो गया। 0 इंटू 2 क्या हो गया, समझ में आ गई बात। आइटा की पावर 14, 4 से डिवाइड कर दो, आइटा स्क्वायर, रिमाइंडर लिखते हैं ना, तो रिमाइंडर आ गया, आइटा हो गया आइटा, ये तो हो गया 0, आइटा स्क्वायर -1 होता है। अब इसको इससे ध्यान से देखो, ध्यान से, बहुत ध्यान से, दोनों आंखें खोल लो और देखो बराबर आ गया, ठीक है। RHS, क्या दिक्कत थी इसमें बताओ, कोई दिक्कत थी, ठीक है। अब आ जाओ एक्सरसाइज 5B में फटाफट से। एक्सरसाइज 5B कहाँ है, कहाँ से शुरू है ये 20 कहाँ से आ गया भाई, अच्छा पेज उल्टा उल्टा हो रखा। चलो एक्सरसाइज 5B देखो भाई क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में काफी सारे पार्ट दे रखे और बोला है सॉल्व करके a प्लस आइटा b की फॉर्म में छोड़ो। किस फॉर्म में छोड़ना है, अगर मान लो सॉल्व करते करते केवल नंबर बचा, आयोटा बचा ही नहीं, तब भी आप लिख दोगे +0 आयोटा, क्या लिख दोगे +0। और अगर सॉल्व करते करते खाली आयोटा वाला टर्म बचा, तब लिख देना 0 प्लस फिर आयोटा वाला टर्म जो भी है, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 दे रखा, ब्रैकेट में दे रखा 3 + 4 आयोटा प्लस आयोटा और 5 - 6 आयोटा। इसे सॉल्व करके a प्लस आइटा b के फॉर्म में लाना है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाना है। सिंपल, चलो 2 3 सा कितना हो गया 6। बेटा देख ले, इस चैप्टर का पुराने से कुछ लेना देना नहीं है। ये कितना हो जाएगा, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना। शांत रहना। आइटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, नहीं पता, नहीं पता, आइटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं। देखो भाई अगला जो टॉपिक है वो है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर फॉर्म हमने एक पढ़ा हुआ है वो है z = a प्लस आइटा b। इसे बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा, और आपको एक चीज पता है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट एज अ पॉइंट, कहां पर, आर्गेंट प्लेन पे। या आपके समक्ष मैंने आर्गेंट प्लेन बनाया है। सपोज दिस इज योर z, तो इसके कोऑर्डिनेट है a, b। आपको पता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचा कैसे जाता है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिन। ओरिजिन से यहां तक पहुंचा कैसे जाता है, पहले हम x कोऑर्डिनेट ट्रेवल करते हैं a यूनिट्स। पहले हम यहां से लेके x एक्सिस में कितना ट्रेवल करेंगे, a यूनिट्स। यहां से लेके यहां तक हो गया a, और यहां से लेके यहां तक a है, और फिर यहां से ऊपर ट्रेवल करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक ये जो है, ये जो वाला डिस्टेंस जो है ये है b। मतलब अगर मुझे इस पॉइंट से यहां तक पहुंचना है और मुझे कोऑर्डिनेट दे रखे a, b, इसका मतलब है इतनी लेंथ मुझे x में ट्रेवल करनी है, इतनी लेंथ मुझे किस में ट्रेवल करनी है, y में ट्रेवल करनी है, तब जाके मैं z तक पहुंचूंगा। हाँ या ना, हाँ या ना। अगर मैंने मेजरमेंट ही a और b दी है तो आपको ऐसे और ऐसे ही जाना पड़ेगा। हाँ या ना, मजबूरी है। ऐसे तो नहीं जा सकते ना, ऐसे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस पता ही नहीं है। नहीं पता है तो कैसे जाऊंगा। अगर मैं यहां खड़ा हूं, मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है और मुझे कोऑर्डिनेट नहीं पता है, ठीक है ना, तो मुझे दूसरी चीज पता होनी चाहिए। एक तो देखो, जब मैं ना ओरिजिन पे खड़ा रहूंगा तो हमेशा ना पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मुंह करके खड़ा रहूंगा, ऐसे खड़े रहेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे ही रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था, याद है। अब मान लो मुझे इस पॉइंट से यहां तक जाना है, अगर कोऑर्डिनेट दिए तब तो मुझे समझ में आ जाएगा, पहले a चलो x यूनिट, x में चलो a यूनिट्स, और y में चलो b यूनिट्स, तब मैं यहां तक पहुंचूंगा। यही तो तरीका है पहुंचने का, अगर कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। हाँ या ना। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट्स ना दियो पर ऐसा कुछ दिया हो कि कितना हमें टर्न लेना है वो दिया हो, और फिर यहां से यहां तक चलने कितना चलना है वो दिया हो, दो चीज दी हो, भाई खड़ा तो मैं ऐसे ही रहूंगा ना, रेस्टिंग पोजीशन ही रहा मेरा, तो पहले मेरे को पता हो कितना टर्न लेना है। तो जितना भी मुझे टर्न लेना है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। भाई एक तरीका यहां तक पहुंचने का है, पहले x यूनिट्स, x में चलो a यूनिट्स और y में चलो b यूनिट्स। दूसरा तरीका है पहले आप टर्न ले लो, कितना टर्न लेना है, और फिर यहां से पैदल चल लो। समझ में आ गई बात। यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ z। कैसे निकालते हैं, पढ़ा दिया है। समझ में आ गई बात।
यहां से लेके यहां तक कैसे चलना है ये मैंने आपको बता दिया है, कितना डिस्टेंस चलना है बता दिया, पर ये टर्न कितना लेना है, ठीक है, इस टर्न को बोलते हो आर्ग्यूमेंट। इसे क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। जो अगला ऑपरेशन है वो है आर्ग्यूमेंट निकालना। समझ में आ गई बात? तो हमारा एम क्या है अर्शिया, यहां ध्यान दो, हमारा एम है ये थीटा निकालना। क्या एम है? हमें पता क्या है, हमें ये पता है और ये पता है, हमें एक तो ये नहीं पता भाई, अगर मुझे ये दे रखा है z इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, तो मुझे ये और ये दे रखा है, हाँ है ना। लेकिन अगर मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे ए को रिप्लेस करना पड़ेगा और बी को रिप्लेस करना पड़ेगा कुछ नई चीजों से। क्या नई चीज? एक तो आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस करना पड़ेगा, और एक यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है जिसे बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड को फिलहाल मैं आर से डिनोट कर रहा हूं। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर को ए और बी में रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी ऐसे, तब बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोलते हैं? और जब कॉम्प्लेक्स नंबर को ए और बी में ना करके थीटा और आर के टर्म्स में किया जाएगा तो उसे बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म। यस सर बताइए। आर यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये मॉडुलस है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉडुलस। सबको बात समझ में आ गई? यानी ए और बी को मुझे हटाना है और ए और बी की जगह पे आर और थीटा लेके आना है। समझ आ गई बात? सबको बात समझ आ गई? अब यहां सुनो, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग पहले तो मुझे ये बताओ कि ए में मैं ए को रिप्लेस करना चाहता हूं, किससे रिप्लेस करना है? आर और थीटा से। किसको रिप्लेस करना है? ए को किससे रिप्लेस करना है? आर और थीटा से। थीटा ए और आर में क्या रिलेशन है? थीटा ए और आर में क्या रिलेशन है? थीटा ए और आर में क्या रिलेशन है? बोल। कॉस थीटा। करेक्ट, कॉस थीटा। क्या बोल रहे हो तुम? कहां बोल रहा? मन के अंदर बोल रहा, ठीक है। क्या है? तो कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई मुझे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ है ना। यानी कि ए की वैल्यू मिल गई मुझे आर कॉस थीटा। सही बात है? सही बात है। यानी जहां पर ए आ रहा ना, ए को मैं रिप्लेस कर दूंगा, ए को रिप्लेस कर दूंगा आर कॉस थीटा से प्लस आयोटा। अब ना मुझे बी को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? आर से और थीटा से। बी आर और थीटा में क्या रिलेशन है? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बी की वैल्यू क्या आ गई? आर। तो पहले मैंने ए को रिप्लेस किया आर कॉस थीटा से, अब मैं बी को रिप्लेस कर रहा हूं आर साइन थीटा से। समझ में आ गई बात? मैंने आर कॉमन निकाल लिया, बचा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की फॉर्म में नहीं है। पहले ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की फॉर्म में था, अब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की फॉर्म में नहीं है, ये आर और थीटा की फॉर्म में है। इसी को बोलते हैं हम लोग पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म। इसमें वेयर जो आर है इसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। क्या बोलते हैं? जिसे या फिर हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, और मॉडुलस ऑफ जेड का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी डिराइव करवा रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ की बात? क्यों बनाते हैं ये फॉर्मूला? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने बना लिया था ये फॉर्मूला। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अभी आर तो मॉडुलस हो गया, एंड थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, एंड थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सच दैट क्या हमें थीटा पता है? अभी नहीं पता ना। हमें पता क्या था? हमें पता था ए और बी। हमें क्या पता था? ए और बी। ए और बी पता था, उससे मैं आर निकाल सकता हूं, क्योंकि आर तो होता है मॉडुलस ऑफ जेड। ए और बी से तो निकला है आर, हाँ है ना। अच्छा मुझे थीटा निकालना है, थीटा भी जो गिवन है उनसे ही तो निकालूंगा। थीटा भी किससे निकालूंगा? जो गिवन है। सही बात है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, ये मान लो फर्स्ट है, ये मान लो सेकंड है, मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइड 2/1, आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कॉस थीटा। आर से आर कट जाएगा, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा कितना आ गया? बी बाय, तो टेन थीटा आ गया, ठीक है। सच दैट टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाय ए, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू आ गई बी बाय ए। अगर टेन थीटा मुझे मिल गया, मैं थीटा तो निकाल ही सकता हूं। यार रेयांश तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? ये हाथ उठाओ मुंह से दोनों, हाँ सीधे बैठो।
tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाय ए। ठीक है, b हमें पता है, a हमें पता है, हम निकाल सकते हैं। सही बात है, सही बात है। अगर मुझे r पता चल गया और मुझे थीटा पता है, अब मुझे नहीं मतलब कि a पता है b पता है नहीं पता है, a और b देंगे तो मेरी मजबूरी है पहले ऐसे जाना है फिर ऐसे जाना है। लेकिन अगर मुझे बता दिया गया थीटा, तो मेरे को पता है कितना टर्न लेना है, तो मैं उतना टर्न ले लूंगा, और उसके बाद कितना पैदल चलना है ये भी पता है, तो मैं ऐसे और ऐसे जाने की जगह ऐसे और ऐसे भी चल सकता हूं। समझ में आ गई बात? तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को r और थीटा की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। और ये जो पहले दिया था इसे क्या बोलते हैं? इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना। तो थीटा इज आर्ग्यूमेंट, ये तो क्लियर हो गया, थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। सही बात है। अब सुनना जरा, बहुत ध्यान से सुनना। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, सही बात है कि नहीं है? लेट से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो हमारा एंगल आएगा, जो भी एंगल कैलकुलेट होके आएगा, जो भी एंगल कैलकुलेट होके आएगा वही आर्गुमेंट है। जो भी एंगल कैलकुलेट होके आएगा वही क्या है? अच्छा, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तब जो हमारा एंगल आएगा वही आर्गुमेंट है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात? वही आर्गुमेंट है। ठीक है, ऐसा करते हैं, चार अलग अलग केस बना के दिखाता हूं मैं तुम्हें। अभी तुम्हें लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, वही आर्गुमेंट है ना? जब हम tan थीटा इक्वल टू बी बाई निकालेंगे और हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मान लो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वही आर्गुमेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अच्छा, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जो हमारा एंगल कैलकुलेट होके यहां से आएगा वही आर्गुमेंट है। समझ आ गई बात? अच्छा, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा तो यही आएगा, ये आएगा ना, पर इसको आर्गुमेंट नहीं लेंगे हम। मैं बताता हूं क्यों। भाई मैंने क्या बताया, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचना है तो पहले टर्न ले लो, फिर पैदल चले जाओ। सही बात है। तुम ये बताओ, जब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऐसे घूमना आसान है कि यहां से घूमना आसान है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि पास यहां से पड़ रहा है। यानी अगर तुम सेकंड में हो, फर्स्ट में हो, तब तो ऐसे ही घूमो, तब तो जो tan थीटा आएगा वही ले लो, वही आंसर एक्सेप्ट कर लो। समझ आ गई बात? लेकिन अगर थर्ड और फोर्थ में है तो आपने क्लॉकवाइज घूमना है, इतना बड़ा नहीं घूमना। तब आर्ग्यूमेंट आपने ये लेना है, तब आपने आर्ग्यूमेंट ये वाला लेना है। अब मैं इसको थीटा नहीं बोल सकता, थीटा ऊपर वाला है। ऊपर वाला क्या है? नीचे वाले को थीटा नहीं लेना, नीचे वाला आर्ग्यूमेंट है। ऊपर वाला, इधर भी आर्ग्यूमेंट है, ये भी आर्ग्यूमेंट है। पहले थीटा और आर्ग्यूमेंट सेम थे, अब थीटा तो ऊपर वाला है लेकिन आर्ग्यूमेंट नीचे वाला है। समझ में आ गई बात? एक्चुअली ऊपर वाले को भी आर्ग्यूमेंट बोल सकता हूं, लेकिन एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मतलब जहां से घूमना पास पड़ेगा वहां से घूमो, और आर्ग्यूमेंट का मतलब है आप सीधा सीधा घूमते रहो। समझ आ गई बात? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब है कहां से घूमो? जहां से पास पड़ेगा। समझ आ गई बात? सबको बात समझ आ गई? आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। ये है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। सबको बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? अब जरा एक चीज टेम्पररी करते हैं। ऐसा करते हैं, इसको थीटा ना मान के फिलहाल मैं अल्फा मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? थीटा तो मैंने आर्ग्यूमेंट का नाम रख रखा, हाँ है ना? तो मैं कहूंगा जो अल्फा है वही आर्ग्यूमेंट है पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में जो अल्फा है वही क्या है? आर्ग्यूमेंट। और अल्फा हम यहां से निकालेंगे, ठीक है? tan अल्फा निकालेंगे और एक फॉर्मूला बना दिया मॉड। थीटा नहीं निकाल रहे, अब हम क्या निकाल रहे हैं? हम tan अल्फा। ठीक है ना? tan अल्फा क्या हो गया? मॉड के अंदर भी बाय, नेगेटिव साइन वगैरह इग्नोर कर दे रहे हैं, मॉड का मतलब ये है। ठीक है, अभी देखते रहो, मैं बता रहा हूं क्या। यहां पर भी थीटा इज इक्वल टू अल्फा। एक काम करते हैं, मैं अगर आपसे ये बोलूं, यहां पे आते हैं वापस, पहले यहां वापस आते हैं।
tan अल्फा निकालूंगा, मॉड का मतलब क्या है, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? tan थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां से जब भी अल्फा आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आएगा, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लेना है पहले। अल्फा हमेशा कौन से क्वाड्रेंट का लेना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना है। अब जरा बात को समझना, बात को समझना। जो अल्फा है वो तो मैंने निकाल दिया। फॉर एग्जांपल tan अल्फा मेरा आ गया √3 tan अल्फा, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट नहीं लेना मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है। तो मैंने ले लिया tan 60 डिग्री। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। अब सुनो, मुझे ना पहले से पता था सेकंड क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर। कहां पर है कॉम्प्लेक्स नंबर? सेकंड क्वाड्रेंट में। मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं पहले, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या थीटा 60 डिग्री हो सकता है? थीटा तो हमेशा यहां से स्टार्ट होता है। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा है वो 60 डिग्री हो सकता है? 90 से ज्यादा ही तो होगा, सही बात है। मुझे क्या करना चाहिए ताकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाए? मैं बोलूंगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस यानी इसको चलो π/3 लिखते हैं, π/3। मैं बोलूंगा पाई माइनस π/3, सही बात है कि नहीं है? यानी अगर मैं इसको 60 लिखता हूं तो मैं बोलूंगा सेकंड क्वाड्रेंट को लिखते हैं 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस 60। अब कितना आएगा? 120। भाई सेकंड क्वाड्रेंट को तो पाई माइनस ही लिखते हैं ना, तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पे जो थीटा होगा ये होगा पाई माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा जो निकलेगा ना वो हमेशा 0 से 90 के बीच में आएगा। अल्फा कहां से कहां तक आएगा? 0 से, तो 0 से 90 को अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करना है तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री बताया था, क्या लिखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट को? पाई माइनस। समय आ गई बात? सबको बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। अब सुनो, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हम आते, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते, ध्यान दो, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आते, ठीक है, तो यहां से मैं अल्फा निकालता, अल्फा की वैल्यू फिर से 0 से 90 के बीच में आती, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट को क्या लिखूंगा? पाई प्लस, बिल्कुल सही, पाई प्लस अल्फा, सही बात है। थर्ड क्वाड्रेंट को क्या लिखूंगा? पाई प्लस अल्फा। पर पाई प्लस अल्फा, अगर मान लो अल्फा ये रहा, उसे पाई ऐड करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच तो रहा हूं, लेकिन ऊपर से पहुंच रहा हूं। कहां से पहुंच रहा हूं? लेकिन अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट चाहिए तो मुझे कहां से पहुंचना पड़ेगा? अब कैसे निकालेंगे? अगर मेरे को पता है यहां से लेके यहां तक का एंगल मुझे पता है, तो ये वाला निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? 360 से माइनस कर दूंगा ऊपर वाला एंगल, हाँ या ना? 360 यानी इस पूरे को 2 पाई से माइनस कर दूंगा। बताओ सही है? बताओ सही है? ठीक है, चलो माइनस तो कर दिया, 2 पाई माइनस हो जाएगा पाई और माइनस अल्फा। इतनी बात समझ आ गई। पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, मैंने माइनस तो कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान लो एंगल 240 होता, अगर ये 240 होता, आप 360 से माइनस करते 240 को, कितना आता? भाई आप 240 को 360 से माइनस क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको यहां से नहीं जाना, आपको नीचे से जाना है, आपको नीचे से जाना है। तो 360 में से 240 माइनस करता कितना होता? 120। ये वाला एंगल बोल रहे हो ऊपर वाला बोल रहे हो? नीचे वाला। अब मैं नीचे वाला है कैसे बताऊंगा? क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, कैसे बताऊंगा? माइनस लगा के क्लॉकवाइज। भाई मेरे को जब मैंने 360 से 240 माइनस किया, मुझे ये तो समझ में आ गया 120 घूमना है, पर 120 नीचे से घूमना है। अब मैं किसी को कम्युनिकेट करना चाहता हूं, अपनी बात बताना चाहता हूं कि बेटा नीचे से घूमना है 120, तो क्या लिखूं? नीचे 120 या माइनस लगा दूं, काम बन जाएगा। यानी जो मेरा आंसर आया इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? यानी थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारा फॉर्मूला बन गया कि थीटा की वैल्यू माइनस पाई माइनस अल्फा लेनी है। समझ में आ गई बात? सबको बात समझ आ गई? अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैं फॉर्मूला बना दे रहा हूं, याद तो बड़े आसानी से हो जाएगा, याद बड़े आसानी से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर आपको समझ में आना चाहिए बना कैसे है। समझ आ गई बात? अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सुनो, मैंने यहां से अल्फा निकाला, अल्फा जो है वो लेस देन 90 आएगा। अब मुझे उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए क्या करूंगा? 2 पाई में से माइनस करूंगा। भाई फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है? 2 पाई माइनस, तो 2 पाई माइनस अल्फा। अब ये जो 2 पाई माइनस अल्फा है ना, ये यहां से लेकर यहां तक है। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना जब यहां से tan अल्फा निकाला 60 डिग्री आ गया, पर मैं कह रहा हूं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है मुझे। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो क्या करूंगा? 360 में से 60 माइनस करूंगा,
360 में 60 माइनस करो कितना आएगा 300 डिग्री, यानी वो एक्चुअली यहां से लेके यहां तक 300 डिग्री है। सही बात है, पर क्या मुझे इतना बड़ा घूमना है या मुझे इतना सा चाहिए? कैसे निकालूंगा? 2 पाई से माइनस करूंगा। सुनो, मैंने ये 2 पाई से माइनस किया, 2 पाई माइनस अल्फा ऊपर वाला एंगल है, पर इस पूरे को भी तो 2 पाई से माइनस करूंगा। सही बात है कि नहीं है? और 2 पाई से 2 पाई कट गया, बचेगा अल्फा। लेकिन ये अल्फा ऊपर से है कि नीचे से? ये कैसे मिलेगा? माइनस लगा के। तो ये किसके इक्वल आएगा? यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है ये माइनस अल्फा के इक्वल होता है। समझ आ गई बात? अब याद रखना आसान है, यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा, जरा ध्यान दे लो, बड़ा आसान है। फर्स्ट क्वाड्रेंट अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट इसका नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट का नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का नेगेटिव, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट का नेगेटिव। आसान हो गया, याद रखना, आसान हो गया। और हमें अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी कि यहां से वहां भागना है, हमने फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे बस। ठीक है ना? तो ये तो खैर मैंने बताया था आपको, tan थीटा निकालना था तब ये आया था, लेकिन अब हम tan थीटा नहीं निकाला करेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे? tan अल्फा निकाल लेंगे, मॉड लगा के tan अल्फा निकाल लेंगे, उसके बाद मैं क्वाड्रेंट का बता दूंगा। आर्गुमेंट समझ में आ गया? ठीक है, पर यहां पे आर्गुमेंट की जगह पे मैं कर रहा हूं फिलहाल प्रिंसिपल आर्गुमेंट। कौन सा आर्गुमेंट कर रहा हूं? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब होता है आपको जहां से पास पड़ेगा वहां से जाना। अब ना मुझे बताओ, ठीक है, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है इसमें थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस पाई से बड़ा। माइनस पाई नहीं होगा। देखो मतलब क्या है भाई, देखो जब 180 पे है कॉम्प्लेक्स नंबर जरूरी थोड़ा ना इधर हो, ऐसे भी तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर इसके ऊपर हो, ऐसे भी हो सकता है। तो बताओ, यहां से भी घूमना पास है और यहां से भी उतना ही पड़ेगा। समझ आ गई बात? जब सीधे चलने से भी उतना ही लग रहा समय और उल्टे चलने से भी उतना ही समय लग रहा है, तो कौन सा चलना सही है? सीधा चलना सही है। जब सीधे से काम बन रहा तो क्यों कर रहे हो उल्टा काम? समझ में आ गई बात? तो हमारा जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, उल्टे में माइनस पाई से बड़ा होगा। माइनस पाई से बड़ा इसलिए माइनस पाई अगर हो गया तब तो हम सीधे से ही पहुंच जाते ना। समझ आ गई बात? इसलिए यहां पे इक्वल टू नहीं आएगा, जबकि दूसरी तरफ इक्वल टू आएगा। यानी अगर आपको 180 करना है तो यहां से आओ ना, यहां से मत आना। समझ में आ गई बात? माइनस पाई से बड़ी का मतलब क्या? माइनस पाई है तो ये रहा, इससे बड़ी मतलब यहां से स्टार्ट है हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और कहां तक है? पाई तक है। समझ में आ गई बात? सबको बात समझ आ गई? ठीक है ना? तो पहले तो आप ये लिख लो कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें लिखो सपोज, ये लिखो फिर जो मैं बोल रहा हूं, लिखो भाई सपोज, लिखो जो बोल रहा हूं लिखो। सपोज z इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी, सपोज z इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी is complex number in Cartesian form, then z is equal to ये लिख लो, ये वाला r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, r ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ब्रैकेट बंद कर लो, इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, वेयर, जो बोल रहा हूं वैसे लिखना है, ठीक है ना, वेयर r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, यहां तक पहले लिख लो, पूरा यहां तक लिख लो, वेयर r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, और ऐसे लिख के ये दिखा दो, और मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू ये लिख के दिखा दिया। ठीक है, फिर लाइन चेंज करो, एंड थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, और एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, पीछे जाके भी बाद में लिख लेना, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड लिख लिया, एम्पलीट्यूड ऑफ z, ठीक है ना, सच दैट
अब लाइन चेंज करके लिखना, सच दैट tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर b बाय a, और इसमें अल्फा जो हो गया वो कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर कहां तक, पाई बाय 2 तक, ठीक है ना। और फर्स्ट पार्ट अब थीटा इज इक्वल टू अल्फा z इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड पार्ट थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा z इन सेकेंड क्वाड्रेंट, लिख लिया, सबने लिख लिया, लिख क्यों नहीं रहे हो। उसके बाद इसके बाद इधर लिखना है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां लिख लेना, थर्ड क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, ठीक है, z इन थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ है थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा z इन फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ आ गई बात। और इसको लिखने के बाद फिर ये डायग्राम बनाना, ये वाला डायग्राम बना लेना, फिर इसको लिखने के बाद ये डायग्राम बना लेना। पहले लिख लो, आप जो बोल रहा हूं वो कर लो, फिर मैं बताता हूं। ये लिखने के बाद ये लिख लेना, ठीक है ना। उसके बाद आप ये डेरिवेशन लिखना, उसके बाद ये डेरिवेशन लिखना, क्या लिखोगे, z इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी है, ठीक है। और उसके बाद ये फर्स्ट लिख लेना, सेकंड लिख लेना, डायग्राम बना लिया वो वाला, रुक जा, अबे यार सुन लिया, अगर ये चारों पॉइंट लिखने के बाद बेटा ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाने के बाद लिखो हेडिंग डेरिवेशन, उसमें ये लिखो, ये डायग्राम बनाओ, फिर ये डेरिवेशन लिखो। समझ आ गई बात। इस चैप्टर का शुरुआत हुआ है अभी, बेटा मैं तो एक्स्ट्रा ही कराऊंगा आपको काफी सारा, ठीक है। आप अगर वो छोटा सा एनसीईआरटी देखोगे तो कहीं काम नहीं आएगा, सिर्फ स्कूल एग्जाम में काम आएगा, और स्कूल का एग्जाम कहीं काम नहीं आता। अब आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो, मेहनत करो। ये सबने बना लिया, ये लिख लो, फिर ये लिखो, और उसके बाद ना क्या करना है, सुनो, ये सब लिखने के बाद इसको मान लो ए, पुट वैल्यूज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इन ए, देयरफॉर पोलर फॉर्म आ गया हमारे पास, पोलर फॉर्म आ चुका है हमारे पास। क्या है पोलर फॉर्म, z इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या रख रहा हूं मैं, r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, r कॉमन निकाल लो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, ये पोलर फॉर्म आ गया। समझ आ गई बात, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ये चीजें होती है, ये मैंने निकाल दिया। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, एक चीज और ध्यान दो, इसको r थोड़ा बहुत ना कंपटीशन में और काफी सारे टीचर्स जो है ना, इसको शॉर्ट में लिखते हैं सिस, इसका मतलब वही है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना। कई जगह लिखा हुआ आएगा सिस थीटा, इस तरह लिखा हुआ आएगा, तो समझ जाना इसका मतलब क्या है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये शॉर्ट नोटेशन में कई जगह यूज कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात, सबको बात समझ आ गई। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अच्छा एक चीज और बता रहा हूं मैं, ये ध्यान से देख लेना, नॉट फॉर स्कूल एग्जामिनेशन, नॉट फॉर स्कूल एग्जामिनेशन, ठीक है। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये बराबर होता है e की पावर आयोटा थीटा के बराबर होता है। e होता है यूलर नंबर, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाया था मैंने, ठीक है, यूलर नंबर था उसमें।
तो ये पूरा ना इसके इक्वल होता है। अब ये तुम्हारे कोर्स से बिल्कुल ही बाहर है, कॉम्पिटिशन कोर्स से ही बाहर है कि ये इसके इक्वल होता क्यों है, बस होता है, पहले तो आप ध्यान रखो, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल पढ़ रखा ना आपने, एक्स की पावर होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चाहे कॉस थीटा हो, साइन थीटा हो, दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल्स। या आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है, या तो फिजिक्स की बुक में शायद एक्सपेंशन दिया होगा, नहीं दिया, पहले दिया रहता था, अब शायद ना दिया हो, तो बाद में पढ़ लोगे। फिलहाल बस आपको ध्यान रखना है, ये नोट करना है, ठीक है ना। और फिर आता है यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा फॉर्म आता है, यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे ई को बोलते हैं यूलर नंबर, याद है, ठीक है। यूलर फॉर्म बोलो, इसको यूलेरियन फॉर्म भी बोलते हैं, आगे आई ए एन लगा दोगे, यूलेरियन फॉर्म, यानी यूलर भाई जी का फॉर्म है ये, ठीक है। तो क्या फॉर्म है ये, z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा विच इज पोलर फॉर्म, ठीक है। इसको लिख सकते हैं इन यूलेरियन फॉर्म, यूलेरियन फॉर्म कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इसे, यहां लिख रहा हूं मैं, z इज इक्वल टू, इतने को तो लिख सकते हैं हम लोग e की पावर आइटा थीटा, तो r तो बाहर पड़ा रहेगा और ऊपर आ जाएगा e की पावर आइटा थीटा, इसको बोलते हैं यूलेरियन फॉर्म। समझ आ गई बात, ठीक है ना। यानी अगर ऐसा आ गया, इधर लिखा है 2 cos पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 e की पावर आइटा पाई बाई 2, अगर यूलेरियन फॉर्म पूछेंगे। समझ में आ गई बात। मैं क्वेश्चन अपने आप कराऊंगा, टेंशन ना लो। रेडियन में भी कर सकते हो, डिग्री में भी कर सकते हो, ठीक है, और एक होता है ग्रेड्स में भी कर सकते हो, ग्रेड्स आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। ग्रेड क्या होता है, ग्रेड होता है जब आप एक रेवोल्यूशन को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो। पहले हाँ, ठीक है, पहले हमने कितने पार्ट में किया था, ठीक है, 100 इक्वल पार्ट में, 90 डिग्री को करते शायद, क्वाड्रेंट को करते 100 इक्वल पार्ट में शायद, ठीक है। बताओ जी, बात समझ आ गई, यहां तक क्लियर है। अच्छा, ये सब लिखने के बाद, ये लिखने के बाद, ये लिखने के बाद, ये लिखने के बाद एक ना ये भी लिख लेना, ये भी नोट करके लिख लेना, थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और थीटा की वैल्यू यहां से लेके यहां तक होती है। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, थीटा की वैल्यू यहां से लेके यहां तक होती है। यस सर, अगर अगर कोई वैल्यू है उसकी पावर रूट के अंदर है, समझा नहीं, लिख के बता, 2 की पावर रूट 2, इसकी वैल्यू निकालने के लिए या तो लॉग वगैरह का यूज कर सकते हैं, ठीक है, बताऊंगा मैं कैसे, अभी तो जरूरत नहीं है। मतलब कहां देखा लिया तूने ऐसा, अच्छा नहीं छोड़ना नहीं है, वैसे लिख के, वही लिख के छोड़ना है, वो तो बोलते हैं यूलरियन फॉर्म में छोड़ो। अभी पता है जब हम पोलर फॉर्म में लेकर आएंगे ना, तो पोलर फॉर्म में जब लेकर आएंगे, पहली बात तो यहां पे रूट 2 कैसे बोल रहे हो आप, रूट 2 तो नहीं आएगा, एंगल ही आएगा, चलो जो भी है हम ऐसे ही छोड़ेंगे तब, ठीक है। इसको भी क्या सॉल्व करना, छोड़ेंगे। अब अगर आप इसकी वैल्यू बोलते हो पॉइंट में निकालो, अगर आप ऐसा बोलते हो तब लॉग वगैरह लगा के निकाल सकते हैं, वरना कैलकुलेटर तो है ही। समझ आ गई बात, हम इतने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व ही नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देंगे। समझ आ गई बात। खैर, अब जब ना, अभी मैं पोलर फॉर्म करना बता रहा हूं कि एक कार्टेशियन फॉर्म दिया होगा, पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। समझ आ गई बात। जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो थीटा की वैल्यू, हम ऐसा नहीं है जैसे हमारा एंगल आ गया पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 और पाई बाई 2 भी छोड़ेंगे, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू नहीं रखनी है, अगर वैल्यू रख दोगे तो वो कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगा वापस, ठीक है ना। चलो इतना समय आ गया यार, मिटाना ही तो पड़ेगा, मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा ना बेटा, रुक जाना। अगर वैल्यू आपने रख दी, मान लो आपने वैल्यू रख दी, ठीक है, इसका मकसद क्या था बताना, याद दिलाना जरा। इसका मकसद था मैं ए और बी ना ट्रेवल करके थीटा और आर ट्रेवल करूं, आपने थीटा रख दिया और आपने सॉल्व कर दिया, थीटा तो गायब हो गया, तो अगले को थीटा दिखेगा कैसे, तो साफ साफ दिखना चाहिए। समझ आ गई बात, इसलिए वैल्यू नहीं रखनी, वैल्यू रख के तो वापस कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगा। हमने इतनी मुश्किल से उसको तोड़ के थीटा निकाला, तुमने थीटा की वैल्यू कॉस में रख के वापस सॉल्व कर दिया, वो तो गुगली हो गई। हम यहां पे तोड़ ही तो रहे उसे, यही तो एम था हमारा कि मॉडुलस अलग कर दे, थीटा अलग कर दे, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे, क्लियर होगा। हाँ जी, हाँ, ये नॉट फॉर स्कूल एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव में पूछ लिया जाएगा। जल्दी करो जल्दी बेटा, बातें तो बंद कर दो प्लीज, जल्दी से नोट करो।
क्वेश्चन देखो क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लिखो रिप्रेजेंट, क्वेश्चन लिख लो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनटू पोलर फॉर्म, इनटू पोलर फॉर्म। तो ये 3 क्वेश्चन है, 1 प्लस √3 आयोटा, सेकेंड पार्ट है z इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आयोटा, थर्ड पार्ट है z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। बेटा बातें क्यों कर रहे हो? ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देते हैं, फोर्थ पार्ट, माइनस √3 z इज इक्वल टू माइनस √3 प्लस आयोटा। ठीक है, और एक ये भी दे देते हैं, z इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा। ठीक है, हाँ भैया करके दिखाऊंगा, बिना कैसे, सुन लो सब जने ध्यान से। जैसे फर्स्ट पार्ट है z इज इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा, क्या आप मुझे a बता सकते हो 1, क्या b बता सकते हो? अब ये बताओ दोनों का साइन क्या है? पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ आगे बात? क्वाड्रेंट कौन सा है ऐसे पहचानना है, a और b के साइन से पहचानना है। सिंस a is greater than 0, b is greater than 0, therefore z lie in कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ भाई अगर मुझे चाहिए पोलर फॉर्म, तो फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसके लिए r चाहिए, थीटा चाहिए, है ना? तो पहले मैं r निकाल लेता हूं, r यानी कि मॉडुलस ऑफ z यानी कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है ना? अंडर रूट ऑफ a क्या है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 2 यूनिट्स। भाई √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 + 1 4, 4 का √2, प्लस माइनस नहीं लेना क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस यानी कि लेंथ, है ना? अच्छा, नाउ एंड पहले निकालूंगा मैं tan अल्फा, tan अल्फा मॉडुलस ऑफ b बाय, यही तो बताया था। तो मॉडुलस ऑफ b कितना है? √3/1 यानी √3, क्योंकि पॉजिटिव का मॉडुलस ये आ गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? अगर tan अल्फा √3 है तो अल्फा हुआ 60 डिग्री यानी π/3। दिस इंप्लाइज दैट कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किसके बराबर होता है? अल्फा के। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किसके बराबर होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा किसके बराबर होता है? पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में उसका नेगेटिव माइनस पाई माइनस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा। ठीक है ना? तो पाई माइनस π/3 कितना हो गया? नहीं सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के इक्वल है ना? हाँ, तो ये थीटा इज इक्वल टू अल्फा यानी π/3 के बराबर आ गया। बस अब आंसर लिख दो, आर की जगह 2 और कॉस और थीटा की जगह π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये आंसर आ गया। इसे सॉल्व नहीं करना, अगर आपने सॉल्व किया, अगर आपने वैल्यू रख दी, वापस ये आ जाता है। समझ में आ गई बात? अब ऐसे छोड़ना क्यों जरूरी है भाई? मैंने कहा था अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचना है तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ट्रेवल कर लो, एक तो ये है, दूसरा ये भी तो कहा था थीटा और आर, तो थीटा दिखना तो चाहिए, क्या है? समझ में आ गई बात? एक और करते हैं, एक और कर लेते हैं, बल्कि 2 और करा दूंगा, कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं आई इंसिस्ट, फिफ्थ पार्ट करा रहा हूं पहले। -1 z इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा। बताओ a क्या है? a -1, b क्या है? बेटा थोड़ा आंखें खोल के देखो, -√3 दिखेगा। अभी थोड़ा सा ज्यादा खोलो, दिख नहीं रहा। ठीक है, हेयर a बताओ क्या है? लेस देन 0 ग्रेटर देन 0? b क्या है? देयरफॉर z इज इन, देखो बेटा दोनों आंखें खोल लो ढंग से, तुम्हारी आंखें खुल नहीं रही है। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ आ गई बात? तो कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। अब ये बोल रहा है कैसे? अब आप खुद बताओ इसको, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा समझ गए आप? समझ में आ गई बात सबको? नाउ r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी 2 ही आ जाएगा। -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, 2 आ गया। एंड पहले निकालोगे tan अल्फा मॉड ऑफ b बाय a, सही बात है कि नहीं है?
तो ये भी √3 आ गया, सही बात है कि नहीं है, यानी अल्फा आ गया π/3। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट पहचाना था, थर्ड, तो माइनस पाई माइनस अल्फा, माइनस पाई माइनस π/3, यानी -2π/3। समझ आ गई बात। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। समझ में आ गई बात। तो r की वैल्यू क्या होगी बेटा, r की वैल्यू होगी 2 cos -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3। ये आंसर आ गया। ना माइनस छेड़ना है ना कुछ करना है, ये ना ही लगाना cos माइनस थीटा cos थीटा, कुछ नहीं लगाना, क्योंकि माइनस को देख के हमें समझ में आ रहा ना आर्गुमेंट नेगेटिव है, तभी तो देख के समझ में आ रहा कि हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे इसमें। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब मैं एक ना ये डिस्कस करना चाह रहा हूं। देखो, हम पोलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को तब कन्वर्ट कर सकते हैं जब वो a प्लस आइटा बी की फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो, a प्लस आइटा बी की फॉर्म में हो। फिलहाल ये a प्लस आइटा बी की फॉर्म में नहीं है, इससे पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। मैं बस उस फॉर्म तक लेके जा रहा हूं, सॉल्व आप लोग कर लेना। ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट z इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन नीचे क्या है 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अभी रैशनलाइज नहीं करना, पहले होल स्क्वायर वगैरह हटाओ। 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा, -1, तो 4 माइनस 1 -4 आयोटा आएगा। सही बात है कि नहीं है। 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। अभी भी a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में नहीं है, अभी रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज करोगे 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, 3 प्लस 4 आयोटा से डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका पता है, a1 a2, फिर था माइनस b1 b2 तो -28 प्लस आयोटा, फिर था a2 b1 4 और प्लस फिर क्या था क्या हो गया, हाँ a1 b2 हो गया और a2 b1 21 अपॉन a माइनस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले यूज किए हैं, आप याद कर सकते तो कर लो, वरना मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा। तो आ गया हमारा -25 प्लस 25 आयोटा होल अपॉन 25, इसके साथ भी 25 आ गया, इसके साथ भी 25 आ गया। मेरा आंसर आ गया -1 प्लस आयोटा। आंसर नहीं आया, कौन सा फॉर्म आया, कार्टेशियन फॉर्म। इसका पोलर फॉर्म जो आएगा वो आएगा √2। ठीक है, कॉस। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, कौन सा क्वाड्रेंट है, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस पाई माइनस चुप जा, रुक जा, पाई माइनस π/4 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट हवा में कर दिया, मैंने हवा में कर दिया। तुम भी हवा में करना सीख जाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। देखो मैं बताता हूँ माइनस प्लस कैसे हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। पहले x में माइनस जाओ और y में प्लस जाओ और क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, समझ आ गया। बस फिर काहे की टेंशन, हाँ पढ़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं बेटा। मैं ना क्वेश्चन भेज रहा हूँ आप लोगों को और, ठीक है।